Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 7 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Marginalization. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you'll never miss an update. So let's start with our today's chapter, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, किस वजह से वो मार्जिनलाइज्ड हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सो व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। तो सोशली मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब क्या है? टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। मतलब क्या है मार्जिनलाइज्ड का कि मान लो ये एक सर्कल है और कुछ लोग जो हैं वो बीच में खड़े हैं और कुछ लोग इस सर्कल के एकदम कोने पे खड़े हैं, एकदम किनारे पे खड़े हैं, ठीक है। तो जो लोग किनारे पे खड़े हैं हम उनको कहेंगे कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको कि मजबूर कर दिया गया है कि वो इस कोने पे, इस किनारे पे जाके खड़े हों, राइट। वो सेंटर पे नहीं है और इन सेंटर वाले लोगों ने एक तरीके से इन लोगों को मजबूर करके दूर भगा दिया है, किनारों पे पहुंचा दिया है, तो वो हो गया मार्जिनलाइज्ड। दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड। और हो सकता है अपने से कुछ लोगों ने मार्जिनलाइजेशन को फेस भी किया हो, एक्सपीरियंस भी किया हो सकता है आपने स्कूल में, क्लासरूम या प्लेग्राउंड में इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो। If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or films is different, if your accent marks you out from the others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. मतलब कि मान लो आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक पर्टिकुलर गेम को पसंद करते हैं, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, बट आपको क्रिकेट नहीं पसंद, आपको बैडमिंटन पसंद है। तो जब सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उनके जैसा नहीं हूं और वो आपको खेलने के लिए बुलाया ही नहीं करेंगे, राइट। कि वो अपने जो भी लोगों को क्रिकेट पसंद है, मैक्सिमम लोगों को क्लास में क्रिकेट पसंद है, तो वो सारे एक साथ इकट्ठे हुए और बाहर खेलने चले गए, और आप या आपके कोई दोस्त हैं जिनको कि बैडमिंटन पसंद है, वो क्लास में बैठे रह गए, उन्हें बुलाया भी नहीं गया, राइट। तो इस तरीके से बहुत केसेस में आपको हो सकता है ऐसा फील हुआ हो। अगर आपका टेस्ट अलग है, मतलब आप अलग तरीके का म्यूजिक, अलग तरीके के फिल्म पसंद करते हो और क्लास में बाकी बच्चे एकदम अलग चीजें पसंद करते हैं, राइट, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम औरों की तरह नहीं है, और जो दूसरे लोग हैं वो आपको अपनी बातों में इंक्लूड नहीं करेंगे, आपको अपने साथ खिलाएंगे नहीं, राइट, अपने जो डिस्कशंस हैं उनमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप अलग तरीके से बोलते हो, एक्सेंट मतलब एक तरीके से जो बोलने का तरीका होता है, राइट। जैसे कोई बंगाली है तो जब वो हिंदी बोलेगा तो थोड़ा सा बंगाली टच जो है उसकी हिंदी में आ जाएगा, तो वही है एक्सेंट, राइट। तो अगर आपकी एक्सेंट अलग है, अगर आप औरों से थोड़ा कम बोलते हो, अगर आप वो सेम गेम नहीं खेलते जो कि क्लास में ज्यादातर बच्चे खेलते हैं, राइट, तो इन सभी केसेस में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, वो आपको चीजों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ खेल नहीं रहे हैं, वो आपके साथ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आपको ऐसा फील हो सकता है, और इस केस में क्या हो रहा है, आपके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, यू आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट। और कभी कभी आपको क्या लगने लगता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप औरों से अलग हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी कही हुई बात, आप जैसा फील करते हैं, जैसा सोचते हैं, वो दूसरों की तरह नहीं है, वो दूसरे पसंद नहीं करते, आप उनके जैसे नहीं है, तो आप ऐसा फील करना स्टार्ट कर देंगे। As in the classroom, in the social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. अब जैसा कि हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया कि एक क्लास में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट पसंद है बट एक आध को नहीं है, तो जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो बैडमिंटन वालों को कभी पूछेंगे ही नहीं कि आओ चलो खेलते हैं। तो जो बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको क्लास में लोग अच्छा नहीं मान रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, तो इस तरीके की फीलिंग उन्हें आ सकती है। तो जैसे हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया, वैसे ही हमें सोशल एनवायरनमेंट में भी देखने मिलता है, हमारे समाज में भी हमें इसी तरीके की सिचुएशन देखने मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, जिन्हें की एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिन्हें की एक तरीके से छांट दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। Their marginalization can be because they speak a different language, follow different customs, or belong to a different religious group from the majority community.
अब इनकी जो मार्जिनलाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जब आपको जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं उस चीज में इंक्लूड ना किया जाए, आपको छांट दिया जाए, आपको बाहर कर दिया जाए, राइट, तो वो हो गया मार्जिनलाइजेशन। तो सोसाइटी में अगर हम बात करें तो ये जो मार्जिनलाइजेशन है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हो, इस वजह से कोई अलग तरीके के कस्टम्स, जो उनके रीतियां हैं, परंपरा हैं, अगर वो अलग हैं औरों से, अगर वो दूसरा रिलीजियस ग्रुप जो है उससे बिलोंग करते हैं, कोई अलग धर्म फॉलो करते हैं, किससे अलग, मेजोरिटी से अलग, कि मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो कोई पर्टिकुलर धर्म फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरा धर्म फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो कुछ लोग हैं ना, ये अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करेंगे, हो सकता है इनके साथ जो है मार्जिनलाइजेशन हो। दे में ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, हो सकता है कभी कभी लोगों को मार्जिनलाइज्ड तब लगे जब वो गरीब हों, गरीब होने के कारण उन्हें सोसाइटी में इंक्लूड ना किया जाए, considered to be low social status and viewed as being less human than others। हो सकता है कुछ लोगों को सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है वो ऐसा मानती हो कि जैसे वो नीचे स्तर के लोग हैं, जैसे कि हमने जाति सिस्टम में देखा है कि कुछ लोग जो है अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, कुछ लोग जो है दूसरों को लोअर कास्ट मानते हैं और लोअर कास्ट वाले लोगों को वो सही से ट्रीट नहीं करते, तो इस केस में जो है लोग मार्जिनलाइजेशन को फेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो अपर स्टेटस वाले लोग हैं वो दूसरे लोगों को लेस ह्यूमन समझेंगे, मतलब कि वो कम, अपने से कमतर समझेंगे। Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear। और कभी कभी जो marginalized ग्रुप हैं उन्हें दुश्मनी की तरह देखा जाता है। हॉस्टिलिटी मतलब हो गया दुश्मन जैसे, राइट, तो दुश्मन के तौर पे माना जाता है। फियर मतलब कि उन्हें डर की भावना से देखा जाता है। दूसरे जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं वो दूसरे लोगों से, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनसे डर रहे हैं, उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, उन्हें अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को फेस करनी पड़ सकती हैं। This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights। अब जब किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को इस तरीके से एक्सक्लूड किया जाएगा, इस तरीके से बाहर निकाला जाएगा, उनको लोग अपने जैसा नहीं समझेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है उन लोगों को रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं होगी, उन्हें प्रॉपर संसाधन जो है वो नहीं मिल पाएंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगे, उतने मौके नहीं मिल पाएंगे आगे बढ़ने के, और ना ही वो अपने राइट्स को, जो उनके हक है, उनका अधिकार है, उसको वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। अब जैसे मैं आपको जातीय सिस्टम का एग्जांपल लेके समझाऊं, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं, ऊंची जाति का मानते हैं, और ये नंबर में ये लोग बहुत ज्यादा हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो कि सोसाइटी के द्वारा, मतलब इन लोगों के द्वारा लोअर कास्ट के माने जाते हैं। तो ये अपर कास्ट वाले लोग क्या कहेंगे लोअर कास्ट वालों को, कि ये पूरा एक गाँव है, राइट, तो ये अपर कास्ट वाले लोग कहेंगे कि तुम हमारे पास मत रहो, जहां हम घर बना रहे हैं तुम वहां पे घर मत बनाओ, तुम गांव के ये एकदम बाउंड्रीज पे घर बनाओ, तुम दूर घर बनाओ। तो उन लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो जो मेन गांव है उससे दूर हटके अपने घर बनाए, वहां पे रहें। अब यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे पूरे जो गवर्नमेंट वगैरह है उसने कुआं खुदवा रखा है, उसने जैसे नल वगैरह लगवा रखा है, मंदिर है वहां पे, तो इस तरीके की चीजों से इन लोगों को बाहर रखा जाएगा। मतलब कि अगर ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले लोग यहाँ के कुएं से पानी पीना चाहेंगे, तो ये अपर कास्ट वाले लोग जो हैं उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, मारते हैं। ऐसा होता है कि उनको बोला जाता है कि नहीं, ये अपर कास्ट वाले लोगों का पानी तुम नहीं पी सकते। तो इस तरीके से हमें देखने मिला कि किस तरीके से इन लोगों को दूर रखा जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, और इनको जो रिसोर्सेज हैं, जो जहां पानी मिल रहा है, कुआं है या दूसरे जो फैसिलिटीज हैं, उनसे इनको दूर किया जा रहा है, इनको रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं हो पा रही। अब जब इन लोगों को इस तरीके से रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं हो पाएगी, इन्हें स्कूल में जो है लोग घुसने नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं करने देते, तो उस वजह से क्या होगा, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तो उनको अच्छे मौके नहीं मिलेंगे, अच्छी जॉब नहीं वो ले पाएंगे। तो इस तरीके से जब भी, यही मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कास्ट सिस्टम का, इसी तरीके से दूसरे केसेस में भी हमें जो मार्जिनलाइजेशन देखने मिलती है, तो उसकी वजह से जो एक्सक्लूडेड लोग हैं, जिनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रही है, उन्हें रिसोर्सेज की जो एक्सेस है वो नहीं मिल पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो अपने राइट्स जो है वो एक्सेस सही से नहीं कर पाते। They experience a sense of disadvantage and powerlessness vis-a-vis more powerful and dominant sections of society who own land, are wealthy, better educated and politically powerful। तो जो marginalized लोग हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो disadvantaged हैं, मतलब कि उनके पास ज्यादा फायदे नहीं है, उन्हें चीजों का जो फैसिलिटीज है उनके फायदे नहीं मिल रहे, उनके पास पावर नहीं है, पावरलेसनेस, उनके पास कोई भी ताकत नहीं है।
वहीं जो दूसरे लोग हैं जो उन्हें मार्जिनलाइज कर रहे हैं वो बहुत ही डोमिनेंट हैं, मतलब कि वो अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो मार्जिनलाइज लोगों को, इस वाले ग्रुप को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनपे अपने जो डिसीजंस हैं वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुत ही पावरफुल हैं, वेल्दी हैं, इनके पास सोसाइटी में लैंड है, जमीनें हैं अपनी, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ये एजुकेटेड हैं, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, राइट। तो इनके कंपैरिजन में ये लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज्ड, बहुत ही ज्यादा पावरलेस जो है फील करते हैं। Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere. तो हम कह सकते हैं कि जो marginalization है वो मुश्किल ही किसी एक स्फेयर में एक्सपीरियंस की जाती है, मतलब कि एक एरिया में या लाइफ के एक एस्पेक्ट में। मतलब कि लोग इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइजेशन फेस कर रहे हैं, सोशली भी लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, इन सभी कारणों से जो है हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। इकोनॉमिक की वजह से, मतलब मान लो कोई गरीब है तो जो गरीब पर्सन है उसे अमीर लोग जो हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक तरीके से अपने शहर से बाहर निकालेंगे, उसे अच्छा नहीं मानेंगे, उसे रिसोर्सेज जो है नहीं मिल पाएंगे, उसे एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। सोशली आप मान लो कि जैसे मैंने आपको समाज में जैसे जाति सिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल दिया, तो कुछ सोशल फैक्टर्स की वजह से लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, किसी का कल्चर अलग है, कोई अलग तरीके की रीति रिवाज फॉलो करता है, तो उस वजह से किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है। जैसे मान लो ट्राइबल्स हैं जो हमारे, तो हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनका रहने का तरीका, उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो कई बार हमें ये देखने मिलता है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ जो है मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, राइट। पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से कोई जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल है, कोई बहुत बड़ा नेता है और वो दूसरे लोगों पे अपना दबाव बना रहा है, उनपे अपने जो रॉब है वो झाड़ रहा है। तो इस तरीके से हमें पॉलिटिकल फैक्टर में भी देखने मिल सकता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण से नहीं होता, हमें बहुत सारे कारणों की वजह से सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन देखने मिल सकता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर स्टोरी बोर्ड, और इस स्टोरी बोर्ड की मदद से हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे। आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। सो लास्ट वीडियो से हमने अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, सिविक्स का। तो उसमें हमने समझा था कि सोशली मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है, कि जब मेन स्ट्रीम के लोग आपको छांट देते हैं, आपको अपने साथ नहीं रखते, आपको ट्रीट अच्छे से नहीं करते, अपने से दूर रखते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि जो पर्सन है जिसके साथ ये सब हो रहा है कि उसका मार्जिनलाइजेशन जो है उसके साथ हो रहा है। तो अब इस वीडियो में हम एक स्टोरी बोर्ड पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से हमें और अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके साथ मार्जिनलाइजेशन होता है। और इस स्टोरी में हम आदिवासीज का केस लेंगे, आदिवासीज की स्टोरी पढ़ेंगे कि उनके साथ किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली। तो जो स्टोरी है एक आदिवासी फैमिली की है जो कि दिल्ली में रह रही है। Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. तो सोमा और हेलन जो है वो अपने दादाजी के साथ टीवी पर रिपब्लिक डे की परेड देख रहे थे। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तो यहाँ पे बच्चा कहता है कि अरे देखो, टीवी में जब रिपब्लिक डे की हम परेड देखते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें बहुत सारी झांकियां जो हैं वो निकलती हैं। तो इसी तरीके की एक झांकी जो है आदिवासीज की जा रही थी, तो वो बच्चा जो है बोलता है कि देखो आदिवासीज की जो है फ्लोट है। दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो यहाँ पे फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि दादू, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब भी आदिवासीज को दिखाया जाता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ डांस करते हुए दिखाते हैं। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो क्या उन्हें हमारे बारे में कुछ और नहीं पता? क्या उन्हें बस यही पता कि हम डांस करते हैं? क्या उसके अलावा उन्हें हमारी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता? द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। तो फिर दादू बोलते हैं कि जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा एक तरीके से समृद्ध है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कि जो आदिवासीज हैं वो बहुत सारी चीजें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डांस नहीं करते। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनके जीने के तरीके को बहुत ही अलग और स्पेशल बनाती हैं। बट बहुत सारे लोगों को आदिवासीज की लाइफ के बारे में नहीं पता है। When I was young, our village in Odisha was beautiful. जब मैं छोटा था, लगभग तुम्हारी एज का था, तब हमारी जो विलेज है, जो हमारा गांव है ओडिशा में, वो बहुत ही सुंदर हुआ करता था। We got everything we needed from the land and the forest around us. हमें जो भी चाहिए होता था जीने के लिए वो हम जमीन से और अपने आसपास के जंगलों से लेते थे। We in turn respected the land, the forest, the river. और उसके बदले में हम
हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारा जो जंगल है, फॉरेस्ट है और जो हमारी नदियाँ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, राइट? कि उनसे हम चीज़ें ले रहे हैं, जो भी हमें चाहिए, फ्रूट चाहिए, फल चाहिए, राइट? सारी चीज़ें जो है हम फॉरेस्ट से कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने खेत जो है वो ज़मीन पे उगा रहे हैं, तो इस सब के बदले हम ज़मीन को, जंगल को और नदियों को हम रिस्पेक्ट देते थे। सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट आवर्स, बट अचानक से एक दिन क्या हुआ, हमें आके बोला गया कि जो जंगल है अब वो हमारा नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट ऑफ इट। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, जो जंगल के अधिकारी थे, कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, उन्होंने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को काट डाला। If we protested, they beat us and then took us to court where we did not have our lawyers and could not fight our cases. जब हम प्रोटेस्ट करते थे, जब हम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का विरोध करते थे कि वो हमारे जंगलों को ना काटें, तो वो लोग फिर हमें पीटते थे, मारते थे और हमें कोर्ट में ले गए। बट कोर्ट में क्या हुआ, जो दादू थे उन लोगों के पास अपने लॉयर्स नहीं थे और इस वजह से वो कोर्ट में केस नहीं लड़ पाए। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू? फिर जो बच्ची है वो पूछती है कि फिर आपने किस तरीके से अपना जीवन जो है वहां से निकाला, किस तरीके से आप सर्वाइव किए, आपने कैसे अपनी जान बचाई? Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby town. तो बहुत सारे हम में से ऐसे लोग थे जिनको कि एक तरीके से मजबूर कर दिया गया कि वो अपने घर छोड़ दें और आसपास के जो टाउन्स हैं, शहर हैं, वहां पे वो कुछ सीजनल वर्क ढूंढ लें। सीजनल वर्क मतलब एक तरीके से ऐसा काम जो आपको सीजन के हिसाब से मिलेगा। साल के कुछ टाइम आपके पास काम है और कुछ टाइम नहीं है, तो वो हो गया सीजनल वर्क, राइट? तो बहुत सारे लोगों को जंगल के कटने की वजह से मजबूर होकर अपने घर छोड़ने पड़े और जो आसपास के टाउन्स हैं वहां जाना पड़ा। देन द कंपनी वालास केम। फिर जो है कंपनी वाले आए। दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब इस तरीके से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हो गए और कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो आए, उन्होंने हमारे जंगल काटे और उसके बाद जो है कंपनी वाले आए, वो हमसे कहने लगे कि हमारी जमीनों के नीचे आयरन ओर है और वो लोग उसको माइन करना चाहते हैं, उसको खोदना चाहते हैं। दे प्रॉमिस जॉब्स एंड मनी इफ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम। और उन लोगों ने हमसे ये वादा किया कि वो हमें जॉब देंगे और हमें पैसा भी देंगे अगर हम उन्हें अपनी जमीनें जो हैं वो बेच दें। तो ये सारी स्टोरी जो है वो दादू सुना रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो उनके गांव में थी। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड। तो ये बात सुन के बहुत सारे मतलब गांव के कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि खुश हो गए कि अरे वाह, हमें जॉब मिलेगी, हमें जमीनें बेचने से पैसा मिलेगा। Others said this would destroy our lives and we would get nothing. और कुछ ऐसे भी लोग थे गांव में जो ये कह रहे थे कि इसकी वजह से जो हमें जमीनें बेचनी पड़ रही हैं, ये लोग कह तो रहे हैं कि हमें जॉब देंगे, ये लोग यहाँ पे माइन करेंगे, इस सब की वजह से हमारी जो जिंदगियां हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी और हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. कुछ गांव वालों ने क्या किया, अपने अंगूठे का जो प्रिंट होता है वो दे दिया और उन्होंने ये पता भी नहीं चला उन्हें कि उनकी जो जमीनें हैं वो बिक रही हैं। मतलब एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे, जो कंपनी वाले थे, उन्होंने जो है भोले भाले आदिवासियों का फायदा उठाया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा बना लिया, पूरा एग्रीमेंट बना लिया और उस पे जाके उन्होंने बोला कि थम लगा दो इस पे, और कुछ झूठ झूठ बोल के जो है उससे अंगूठा लगवाया होगा और उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी जमीनें जो है वो बिक रही हैं। तो एक तरीके से उन्होंने थम लगा दिया, मतलब कि साइन कर दिया, मतलब कि उन्होंने अपनी जमीनें जो है वो बेच दी थी। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद अपना जो है अंगूठा दिया था, अंगूठे का प्रिंट। ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स। और सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्हें की जॉब्स मिली, जिन्हें नौकरी मिली। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। बट ज्यादातर हम में से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जमीनें जो है वो बेची नहीं, राइट? Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. फिर जब बहुत सारे गांव के ऐसे लोग थे जो अपनी जमीनें नहीं बेचना चाहते थे, फिर उन लोगों को जो है कंपनी वालों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने मारा, पीटा, डराया और अल्टीमेटली सभी लोग जो हैं वो मजबूर हो गए कि वो अपनी जमीनों को बेच दें। अपने जो उनके पूर्वजों की जो जमीन थी, उनके फोर फादर्स की जो जमीन थी, उसे छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गए। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द ऑथोरिटीज। उन लोगों के पास ऑथोरिटीज की सपोर्ट थी, मतलब जो कंपनी वाले थे जिस तरीके से इनको जबरदस्ती अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, वो सब कुछ अपने आप ही नहीं कर रहे थे, उनके पीछे सपोर्ट थी ऑथोरिटीज की। एक तरीके से जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वहां की, वो उनको सपोर्ट कर रही थी। आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारा पूरा जो लाइफ है वो
बदल गई रातों रात। ओ दादू एंड आवर लैंड व्हाट, तो फिर जो बच्ची है वो बोलती है कि अच्छा दादू फिर हमारी जमीन का क्या हुआ। फॉर आर 30 acres वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर, हमारी 30 एकड़ जमीन के लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा बहुत पैसा मिला। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, और मुझे मेरे फ्रेंड्स को वापस से मिलने नहीं मिला, मैंने उसके बाद कभी अपने दोस्तों को देखा नहीं, उनसे मिला नहीं। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर, जो थोड़ा बहुत पैसा हमें मिला था हमारी 30 एकड़ जमीन को बेच के, तो वो पैसा भी इतना ज्यादा नहीं था कि वो थोड़ा टाइम तक चल पाए शहर में। जब वो शहर में गए तो जो पैसा है वो बहुत ही कम दिन चला, और उनके पास कोई और काम नहीं था जिससे वो अपना जीवन जो है चला सके। वी वर ऑल क्रैम्ड इनटू अ टाइनी रेंटेड होम, हम सब एक साथ जो है एक छोटे से रेंटेड हाउस में, रूम में जो है रह रहे थे। हाउ वी मिस्ड आर केयर फ्री लाइफ्स, द ओपन स्पेसेस, और हमें जो है अपने केयर फ्री लाइफ्स को, मतलब बिना टेंशन की जो लाइफ जी रहे थे वो लोग अपने जंगलों में, अपने गाँव में, और जो ओपन स्पेसेस थे, जो खुले खुले मैदान, खुले खुले खेतों में जहाँ पे वो अपनी लाइफ को बिता रहे थे, उस सब के बारे में वो बहुत ज्यादा उसको मिस कर रहे थे, उन्हें याद आ रही थी। After a few years, your father got a job in Delhi and we all moved here. और फिर कुछ सालों बाद जो तुम्हारे पापा हैं, दादू बोल रहे हैं बच्चों को कि तुम्हारे पापा को दिल्ली में जॉब मिल गई और फिर हम ओडिशा से यहाँ दिल्ली आ गए। Those were very difficult times, और वो जो समय था वो बहुत ही मुश्किल वाला समय था। That is why both of you did not go to school for several years, और इसीलिए काफी साल तक तुम बच्चे जो हो स्कूल जा ही नहीं पाए। I hated going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. तो यहाँ पे फिर जो सोमा है वो बोलता है कि मेरे को उस टाइम पे स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा जो है नफरत होती थी, गुस्सा आता था। मतलब जब उनका बाद में स्कूल में एडमिशन हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वी हैड मिस सो मच ऑफ आर स्टडीज़, क्योंकि काफ़ी साल तक वो स्कूल नहीं गए थे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें नहीं आती थी और बच्चे जो हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे। वी स्पोक सांथली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी, हम लोग जो है घर में सांथली बोलते थे और हिंदी हमें आती नहीं थी, और स्कूल में बाकी बच्चे हिंदी बोलते होंगे तो इन बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में, बात करने में बहुत ही दिक्कत आती थी। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, तो फिर हेलन बोलती है कि बट अभी हमारे दोस्त हैं। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, और अब मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी जो है बोलनी आती है। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आवर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, तो फिर सोमा बोलता है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपने विलेज दिखा पाता उसके खराब होने से पहले, कि जिस तरीके से कंपनी वाले और कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह ने उनके गांव का एक तरीके से तहस नहस कर दिया, वहां पे जंगल काट दिए, तो गांव पहले जैसा नहीं रहा। तो वो सोचता है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना जो पहले वाला गांव है, जो उजड़ने से पहले जो गांव था, उसको दिखा पाता। तो दादू कहते हैं यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, बट फिर भी तुम अभी, हाँ, उन्हें हमारे विलेज के बारे में बता सकते हो, उन्हें दिखा नहीं सकते तो क्या हुआ, उन्हें बता तो सकते हो। इट हैज अ लॉट टू टीच देम, हमारे विलेज में बहुत कुछ ऐसा है जो लोग अभी नहीं जानते, जिनके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन द स्टोरी, आवर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी, तो फिर हेलन कहती है कि एक दिन मैं इसके ऊपर अपनी मूवी जरूर बनाऊंगी, इस पूरी जो स्टोरी है, हमारी आदिवासी की जो स्टोरी है, इसके ऊपर मैं एक मूवी बनाऊंगी। यू जस्ट रेड अबाउट हाउ दादू वाज फोर्स्ड टू लीव हिज विलेज इन ओडिशा, अभी हमने जो पूरा स्टोरी बोर्ड पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस तरीके से दादू को और जो दूसरे विलेजर्स हैं उन्हें किस तरीके से मजबूर होकर अपना जो गांव है वो छोड़ना पड़ा। दादू's स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासीज इन इंडिया, बट जो दादू की स्टोरी है वो सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, वो इंडिया में लाखों लोगों की स्टोरी है। मतलब कि लाखों ऐसे जो आदिवासी हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, उन्हें मजबूर होकर अपने घर जो है छोड़ने पड़े। यू विल रीड मोर अबाउट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इन दिस चैप्टर, और आदिवासी के साथ साथ किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन होता है उसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे कि भी आदिवासी कौन होते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ होती है और क्यों उनके साथ जो है मार्जिनलाइजेशन होती है। हु आर आदिवासीज, सो लास्ट वीडियो में हमने स्टोरी बोर्ड पढ़ा था जिसमें कि हमने हेलेन और सोमा की कहानी पढ़ी थी, किस तरीके से उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि वो अपने जो उड़ीसा में जहाँ पे वो रहते थे, उनका जो गांव था, किस तरीके से उसको छोड़ के उन्हें मजबूरी में बाहर आना पड़ा, टाउन में आना पड़ा, और धीरे धीरे करके वो दिल्ली में आ गए। तो अपनी पूरी स्टोरी जो है उन्होंने शेयर की अपने बच्चों के साथ, और अब हम जानते हैं कि आदिवासी आखिरकार होते कौन है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। Adivasis, the term literally means original inhabitants, are communities who lived and often continue to live in close association with forest.
तो आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी का अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो आदि का मतलब होता है सबसे फर्स्ट, सबसे पहले, और वासी का मतलब क्या होता है? कहीं का रहने वाला कोई पर्सन की, अगर कोई ये पर्टिकुलर जगह है तो यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे हम कहेंगे कि वो इस जगह के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो आदिवासी का मतलब क्या हो गया? जो सबसे पहले रहने वाले लोग थे किसी जगह पे, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल, सबसे पहले जो ओरिजिनली वहां पे रहते थे इनहैबिटेंट्स। तो आदिवासी का मतलब है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, जो सबसे पहले मूल रूप से वहां रहते थे। तो ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि या तो जंगलों में रहती हैं या जंगलों के आसपास रहती हैं, और ये अपनी जिंदगी जो है वो पूरे तरीके से जंगलों से चलाती हैं। जंगलों पे इनकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है, जंगल से ही अपना जो है खाना पीना जो है करते हैं, जंगलों में ही रहते हैं। तो इन लोगों की जो लाइफ है वो जंगलों से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहती है। Around 8% of India's population is Adivasi, and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई अमंग अदर्स। तो पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का लगभग 8% जो है वो आदिवासीज हैं। मतलब मान लो इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो इन 100 लोगों में से 8 लोग जो हैं वो आदिवासी हैं, राइट। और अगर हम बात करें इंडिया के इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स की, तो बहुत सारे ऐसे माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जो कि आदिवासी एरियाज में लोकेटेड हैं, जैसे कि जमशेदपुर हो गया, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स तो हैं ही, बट ये जो आदिवासीज हैं उनकी ये जगहें हैं, यहाँ पे आदिवासीज जो हैं वो बहुत मात्रा में रहते हैं। आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस मतलब एक जैसा। तो हम अगर कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन का 8% जो है वो आदिवासी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 8% लोग हैं ये सारे एक ही जैसे हैं या एक ही तरीके के आदिवासी हैं, ऐसा नहीं है। आदिवासी जो है वो भी अलग अलग आदिवासी हैं। यहाँ पे लगभग 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स जो हैं हमें इंडिया में देखने मिलेंगे। Adivasis are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये जितने भी स्टेट्स के नाम लिए यहाँ पे, तो ये सारी वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आदिवासी देखने मिलेंगे। और अगर हम 2011 के सेंसस के मुताबिक बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में हमें आदिवासी पाए जाते हैं। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups। तो ओडिशा जो है ऐसी स्टेट है जहाँ पे 60 से ज्यादा जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो रहते हैं। आदिवासी societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them। अब जो आदिवासी सोसाइटीज हैं ये बहुत ही अलग होती हैं। जिस तरीके की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफी ज्यादा अलग आदिवासी सोसाइटीज होती हैं, बिकॉज यहाँ पे हायरार्की जो है वो बहुत ही कम होती है। हायरार्की मतलब जब हम किसी चीज को या पर्सन को, लोगों को एक तरीके से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में बांट देते हैं कि पहले ये ग्रुप है, फिर ये ग्रुप है, मतलब सबसे पहले ये लोग आएंगे, फिर ये लोग सबसे ऊपर ये हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं, फिर कम इंपॉर्टेंट ये, सबसे कम इंपॉर्टेंट ये हैं। इस तरीके से जब हम एक अरेंजमेंट जो है बना देते हैं लोगों का, सोसाइटी का, जैसे कि जाति सिस्टम, वो क्या है? एक हेरियारिकल सिस्टम है। उसमें हमने ये बोला हुआ है कि मतलब वर्ण सिस्टम या जाति सिस्टम जो है उसमें कि कुछ पर्टिकुलर जो ग्रुप्स हैं, ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, सबसे लास्ट में मतलब शूद्र, और थर्ड नंबर पे वैश्य। इस तरीके से जो है पूरा सिस्टम उसमें बांटा हुआ है कि सबसे नीचे वाले को शूद्र माना जाएगा, उनको वो लोग सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। बट अगर हम आदिवासी सोसाइटीज में देखें तो ऐसा हायरार्की सिस्टम जो है हमें बहुत कम मिलेगा। एक तरीके से बोलें तो वो सब एक समान माने जाते हैं। वहां पे हम देखेंगे तो औरतें भी काफी बढ़ चढ़ के काम करती हैं, औरतों में भी ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो हमें नहीं देखने मिलती। तो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमसे काफी डिफरेंट है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफी डिफरेंट है। This makes them radically different from communities organized around principles of जाति वर्ण, मतलब कास्ट सिस्टम, और those that were ruled by king। अब क्योंकि इनका सोसाइटल जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है, इस वजह से ये जो कम्युनिटीज हैं ये बाकियों से डेफिनेटली अलग होंगी, क्योंकि इनका जो रहने का तरीका है, इनके जो ट्रेडिशंस है, इनका जो कल्चर है, जो इनकी सोसाइटी जिस तरीके से बनी हुई है वो काफी अलग है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ण या कास्ट सिस्टम जो है वैसा चीजें नहीं दिखती हैं। जिस तरीके से हमें वो एरियाज दिखते हैं जहाँ पे राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, तो ऐसे एरियाज से हमें काफी अलग सोसाइटी आदिवासी की दिखती है।
Adivasis practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. अब जो आदिवासीज होते हैं उनके अपने ही जो है धर्म होते हैं, उनकी अपनी बिलीव्स, अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जैसे नॉर्मली हमें देखने मिलता है सोसाइटी में इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, बट आदिवासीज जो हैं इन सबसे अलग उनके अपने ही धर्म होते हैं। These often involves the worship of ancestors, village and nature spirits, the last associated with the residing in various sites in the landscape, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स एटसेट्रा। अब जो इनके अपने धर्म होते हैं उनमें हमें नॉर्मली क्या देखने मिलता है कि वो अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की जो है पूजा करते हैं, अपने गांव की पूजा करते हैं, अपने विलेज की वो पूजा करते हैं। मतलब इनके धर्म इस तरीके से हैं कि वो अपने आसपास की चीजों से एसोसिएटेड हैं, वो अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, विलेज गांव की पूजा कर रहे हैं। नेचर स्पिरिट्स मतलब कि जो प्रकृति ने जो चीजें हमें दी हुई हैं, जैसे कि माउंटेन स्पिरिट्स हो गए भी, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनकी पूजा करते हैं। रिवर की पूजा कर रहे हैं। एनिमल स्पिरिट्स जानवरों की जो है वो पूजा कर रहे हैं, मतलब कि नेचर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी भी वो पूजा करते हैं। The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. तो ऐसी स्पिरिट्स, ऐसी एक तरीके से देवी देवता जिनको कि पूरा गांव पूजता है, उनको गांव के एक पर्टिकुलर एरिया में पूजा जाता है। मतलब ये पूरा गांव है मान लो, तो गांव का एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो स्टैब्लिश कर दिया जाएगा कि यहाँ पे हम अपने जो देवी हैं, देवता हैं, उनकी पूजा करेंगे। बट वहीं हम बात करें एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स की, मतलब सभी पूर्वजों की, तो सभी अपने अपने घर में अपने अपने पूर्वजों को पूजते हैं वहां पे। मतलब कि गांव में कोई पर्टिकुलर जगह जो है वो पूर्वजों के लिए नहीं है, सभी लोग अपने पूर्वजों को अपने अपने घरों में पूजते हैं। बट जो विलेज स्पिरिट है, जो ऐसे देवी देवता हैं जो पूरा गांव पूज रहा है जिनको, तो उनके लिए पर्टिकुलर जगह जो है वो स्टैब्लिश है। Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो एकदम अलग रह रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो एकदम अलग है, ऐसा नहीं है। इनमें धीरे धीरे एसिमिलेशन जो है वो होता रहता है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जो है वो होता रहता है। कुछ ट्राइबल्स जो है वो हो सकता है अपने गांव से निकल के, अपनी जो जगह है वहां से निकल के बाहर कहीं शहर वगैरह में चले जाएं, तो वहां से वो बहुत कुछ सीखेंगे, वहां के वो धर्म देखेंगे, वहां के जो रीति है रिवाज है वहां पे देखेंगे, और वहां से कुछ सीख के वो जब लौट के आएंगे तो अपने जो गांव वाले हैं, घर वाले हैं, उनको भी वो सिखाएंगे। मतलब कि जो आदिवासीज हैं उनके ऊपर जो दूसरे धर्म हैं जैसे कि बुद्धिस्ट, शक्त, वैष्णव, ये सब का असर आदिवासीज पे पड़ा है। और इन टर्न हम बात करें तो जो आदिवासीज के जो ट्रेडिशंस है, उनका जो रिलीजन है, उसका असर हमें दूसरे रिलीजन्स पे भी देखने मिलता है। मतलब आदिवासीज का रिलीजन और दूसरे रिलीजन, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ चीजें जो है आदिवासीज जो है वो दूसरे रिलीजन से सीखेंगे और कुछ दूसरे रिलीजन वो आदिवासी के रिलीजन से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल एंड असम। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो जगन्नाथ हमें कल्ट दिखता है, तो देखो जगन्नाथ में क्या था कि जो जगन्नाथ भगवान है वो ट्राइबल्स के अपने कोई एक तरीके से देवी देवता थे। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब ये भक्ति मूवमेंट वगैरह चला तो धीरे धीरे करके जो वहां के लोग हैं उन्होंने जगन्नाथ जो भगवान है उनको भगवान नारायण से जोड़ना स्टार्ट कर दिया कि जगन्नाथ जी जो है वो भगवान विष्णु के जो है वो एक तरीके से रूप हैं। तो धीरे धीरे करके हमें देखने मिला कि जो ट्राइबल्स के खुद का जो एक तरीके से धर्म चला रहा था, खुद के जो देवी देवता को पूज रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे करके उन्हें वैष्णविज्म से या जो वैष्णो देव हैं, वैष्णो भगवान हैं, उनसे जोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अगर हम बंगाल एंड असम में देखें, जो तांत्रिक ट्रेडिशंस हैं, ये सारे जो ट्रेडिशंस हैं वो हमें आदिवासी के ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए दिखते हैं, राइट। During the 19th century, substantial number of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. 19th century के टाइम में जब एक तरीके से अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तो हमने पिछले जो क्लासेस हैं उसमें हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने मिशनरीज जो हैं उन्होंने अपने अपने स्कूल्स वहाँ पे खोले थे, क्रिश्चियन स्कूल्स खोले थे, और एक तरीके से ट्राइबल्स को बोला था कि तुम क्रिश्चियनिटी जो है वो अपना लो और सारी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, इस तरीके से उनसे बोला गया था। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो आदिवासीज हैं उन्होंने क्रिश्चियन जो धर्म है उसको अपना लिया। और अगर हम मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन बन के सामने आता है, क्योंकि 19th सेंचुरी के टाइम पे काफी सारे लोगों ने जो है अपने आप को क्रिश्चियन धर्म में बदल लिया था। तो इसीलिए आदिवासी जो है अब उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट धर्म बन चुका है।
Adivasis have their own languages, most of them radically different from and possibly as old as Sanskrit. तो आदिवासीज का जिस तरीके से अपना खुद का धर्म है, इसी तरीके से उनकी खुद की बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं, और ज्यादातर ऐसी लैंग्वेजेस जो हैं वो संस्कृत से अलग हैं, और हो सकता है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं वो उतनी ही पुरानी हो जितनी कि हमें संस्कृत भाषा देखने मिलती है, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali. और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि मेन स्ट्रीम जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि बंगाली, राइट, तो ऐसी भाषाओं के ऊपर ट्राइबल लैंग्वेजेस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। सांथली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और इन ई-ज़ाइन्स। मतलब सांथली जो भाषा है ये ऐसी ट्राइबल भाषा है जो कि सबसे ज्यादा नंबर में बोली जाती है, बहुत ज्यादा लोग जो है सांथली भाषा बोलते हैं, और इस भाषा की खुद की बॉडी ऑफ पब्लिकेशन है, मतलब ये लोग खुद जो है अपनी बुक्स वगैरह मैगजीन्स जो हैं वो पब्लिश करते हैं सांथली भाषा में। हमें इंटरनेट पे इनकी ई मैगजीन्स और ई साइंस जो है वो देखने मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मेन स्ट्रीम, तो इस वर्ड का मतलब क्या है? ये वर्ड मैंने भी काफी जगह यूज किया आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है मेनली मैं बताऊं तो देखो, मेन स्ट्रीम का लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि जो सबसे मेन स्ट्रीम, जो नदी की धार बह रही है वो, राइट। बट अगर हम इसे इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? वैसी कम्युनिटीज, वैसे लोग जो कि सबसे डोमिनेंट हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा एक देश मान लो, तो इसमें कुछ बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, राइट। सबसे बड़ा सर्कल जो है वो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो सबसे ज्यादा एक तरीके से एक जैसे लोग हैं। इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा लोग हैं, ये एक जैसे जो प्रैक्टिसेस वगैरह हैं फॉलो कर रहे हैं, ये एक तरीके से एक साथ चल रहे हैं। बट ये जो कुछ लोग हैं ये थोड़े छट गए हैं, ये इन लोगों जैसे नहीं है। ये तो ये वाला जो सर्कल है ये सबसे डोमिनेंट है, पावरफुल है, तो हम कहेंगे ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी है। बट वहीं ये जो लोग हैं जो साइड में ग्रुप से रह गए, ये इनके जैसे नहीं है और इनका अपना ही अलग तरीके से जीने का तरीका है, राइट। तो अगर हम बोलें तो अपने देश में बात करें तो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो क्या हो गई, जैसे दिल्ली, मुंबई, यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं, इस तरीके से जो लोग सब एक जैसे रह रहे हैं, घर बना रहे हैं और घरों में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस तरीके से। वहीं अगर हम ये ट्राइबल्स वगैरह की बात करें तो इनके जीने का तरीका एकदम ही अलग है, ये हमसे अलग है, ये जंगलों में रहते हैं, ये एक तरीके से अपनी इनके जीने का तरीका जो है बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। ये नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, नेचर को ये कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये इनके जो जीने का तरीका है वो अलग है, इसलिए इनको मेन स्ट्रीम नहीं बोला जा रहा। मेन स्ट्रीम वो जो ज्यादातर जो डोमिनेट कर रहा है ग्रुप, जो ज्यादातर हमें लोग देखने मिल रहे हैं जिस तरीके से रह रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस जो हैं उनके ऊपर आदिवासी लैंग्वेजेस का भी इन्फ्लुएंस पड़ा है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया बंगाली का, राइट। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो आदिवासीज हैं वो कौन है, किन लोगों को हम आदिवासीज कहते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ है, इंडिया में कितने आदिवासीज के ग्रुप हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप जो है वो इंडिया में है। तो हमने आदिवासीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो समझी कि किस तरीके से आदिवासीज की जो सिचुएशन है वो इंडिया में है। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आदिवासीज के साथ स्टीरियोटाइपिंग होती है। तो आदिवासीज कौन होते हैं ये तो हमने लास्ट वीडियो में समझ ही चुका है। अब स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? स्टीरियोटाइपिंग का मतलब जब हम किसी भी पर्सन या कम्युनिटी के बारे में पहले से ही एक फिक्स्ड ओपिनियन बना लेते हैं कि कोई पर्सन या कम्युनिटी अगर वो इस जगह से आते हैं या कोई पर्सन इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो मतलब वो ऐसा ही होगा। तो वही है स्टीरियोटाइपिंग। कि मान लो लड़कियां हैं तो गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्टीरियोटाइपिंग जो है, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हमारे सोसाइटी में बने हुए हैं। कि मान लो लड़कियां हैं तो ऐसा सोचा जाएगा कि भाई लड़कियां जो हैं वो तो बहुत सॉफ्टली बोलती हैं, वो गुस्सा करती ही नहीं है, तो इस तरीके से वो हमेशा सब लोगों से प्यार से बात करती हैं। तो इस तरीके से ये इमेज लड़कियों की बनाई हुई है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लड़की हमेशा प्यार से ही बात करे, वो गुस्सा भी कर सकती है, वो बहुत ही धाकड़ भी हो सकती है, शी कुड बी वेरी स्पोर्टिव, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। बट सोसाइटी में क्या इमेज बनी हुई कि लड़कियां हैं तो वो ऐसी ही होंगी। जब हम एक बाउंड्री बना देते हैं किसी भी कम्युनिटी या पर्सन के लिए तब हम उसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। कि मान लो कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर जगह से आ रहा है, कि मान लो जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है, गुजरात से अगर कोई पर्सन आ रहा है तो हमने नॉर्मली सुना है कि गुजरात में ढोकला, फाफड़ा ये सब खाया जाता है। अब अगर हम यही इमेज बना ले कि वो लोग सिर्फ ढोकला ही खाते हैं तो ये क्या होगा? एक स्टीरियोटाइप होगा कि हमने ये इमेज बना ली, ये ओपिनियन बना ली कि जो लोग गुजराती होते हैं वो तो सिर्फ ढोकला ही खाते हैं, वो तो सिर्फ बेसन की चीजें खाते हैं, राइट। तो ये होगा स्टीरियोटाइपिंग। और स्टीरियोटाइपिंग जो है उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो हमने अपने क्लास 6 में
इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से स्टीरियोटाइपिंग की वजह से कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो उसी तरीके से इस स्टीरियोटाइपिंग को हम आदिवासी के साथ जो है जोड़ेंगे और देखेंगे कि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आदिवासी को किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज। तो इंडिया में हम जब भी आदिवासी की बात करते हैं तो हम नॉर्मली उन्हें एक पर्टिकुलर वे में दिखाते हैं। मतलब कि हम जैसे कि क्या करते हैं, कोई भी आदिवासी की बात करेगा, आप अभी खुद सोचो अगर मैं आदिवासी बोल रही हूँ तो क्या इमेज आपके दिमाग में आ रही है। नॉर्मली क्या आता है दिमाग में कि उन लोगों ने ऐसे कुछ हेड गियर्स वगैरह पहने होंगे, उन्होंने जो फूल पत्ते हैं उनकी कुछ ड्रेस बनाई होगी, उनके हाथ में कोई हथियार होगा, भाला होगा, तीर होगा, कुछ इस तरीके की इमेजेस जो है वो हमारे दिमाग में आती हैं। राइट, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें हमेशा से उसी तरीके से आदिवासी को दिखाया गया है। अगर हम स्कूल में बात करें, स्कूल के फंक्शंस, ऑफिशियल इवेंट्स, बुक्स, मूवीज, हर जगह पे हमें आदिवासी जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाए जाते हैं कि आदिवासी जो है वो ऐसे ही होते हैं। मतलब कि बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में आदिवासी को शो किया जाता है इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। मतलब कि ऐसे शो किया जाता है हर जगह जहां भी आदिवासी की बात होती है, भले ही आपके स्कूल फंक्शन हो गए, ऑफिशियल इवेंट्स, किसी भी जगह पे नॉर्मली हमें क्या देखने मिलता है कि आदिवासी को कैसे दिखाया जा रहा है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में, कि उन्होंने कपड़े जो है वो बहुत ही कलरफुल रंग बिरंगे पहने हुए हैं, हेड गियर सर पे कुछ ले रखा है, इस तरीके से हेड गियर जो है वो पहनते हैं। एंड थ्रू देयर डांसिंग, और जब भी आदिवासी की बात करते हैं तो डांस करते हुए दिखा देते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ तो हमने आदिवासी की बात की, आपने मूवीज वगैरह में जैसे देखा होगा नॉर्मली किसी पंजाबी को दिखाया जा रहा है तो कैसे दिखाया जाता है कि वो कोई पंजाबी है, वो बहुत ज्यादा जो है हंसता रहेगा, जोक्स क्रैक करता रहेगा, बल्ले 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 बार बार बोलता रहेगा, राइट, वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करेगा। तो कुछ इस तरीके की जो इमेज है वो मूवीज में और जो भी हम स्कूल में भी प्ले वगैरह देखते हैं तो वहां पे इस तरीके से पंजाबी को शो किया जाता है, राइट। बट जब हम एक्चुअल में देखते हैं, किसी आप पंजाबी से जाके बात करोगे तो वो एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, राइट। वो ऐसे दिन भर बल्ले बल्ले नहीं करते रहते, दिन भर वो जोक्स क्रैक नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंजाबी के लिए हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है, एक इमेज बना रखी है, ये तो ऐसे ही होते हैं, राइट। तो अब आई होप कि आपकी जो स्टीरियोटाइपिंग है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, राइट। तो इसी तरीके से आदिवासी को जहां भी दिखाया जाता है वो एक पर्टिकुलर वे में दिखाया जाता है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, हेड गियर पहनेंगे, हमेशा डांस करते रहेंगे, इस तरीके से उन्हें शो किया जाता है। Besides this, we seem to know very little about the realities of their life. और इन सब के अलावा हमें जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ है उसके बारे में बहुत ही कम पता है। This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. और क्योंकि हमें आदिवासी के बारे में बहुत ही कम जानकारी है और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचने लगते हैं कि जो आदिवासी हैं वो एक्सोटिक हैं। एक्सोटिक मतलब विदेशी, जो कि कोई फैमिलियर ना हो आपसे, राइट। कि जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं कोई, राइट, अब यहाँ से किसी और जगह से कोई पर्सन उठ के अगर इस जगह पे आ जाएगा तो इस जगह वालों के लिए वो पर्सन क्या होगा, एक्सोटिक एक तरीके से। लोग कहेंगे ये तो अनफैमिलियर है हमसे, विदेशी है एक तरीके से, राइट। तो क्योंकि हमें आदिवासी के बारे में बहुत कम पता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं, वो हमसे बहुत अलग है, हमें ऐसा लगता है, राइट। प्रिमिटिव मतलब एक तरीके से जो पुराने स्टाइल में जिस तरीके से जीते हैं, कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और ये सब इस्तेमाल नहीं करते, राइट। जिस तरीके से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो रहते थे, प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, वैसे ही जो आदिवासी हैं वो भी जीते हैं, हमें ऐसा लगता है। बैकवर्ड, हमें लगता है कि वो बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं, उनकी सोच बहुत ज्यादा जो है विकसित नहीं है, इस तरीके से हमें लगता है। बट डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं वो इसलिए हमें ऐसा सोच पा रहे हैं क्योंकि हमें उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी लाइफ को ध्यान से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो जीने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है और इस तरीके से है कि वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। उनके अपनी जो है जीने के तरीके हैं, वो अपने भी जो जंगलों में अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम इस तरीके की जो इमेज है वो उनके बारे में बना रहे हैं। ऑफन आदिवासीज are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas। मतलब कि ज्यादातर ये बोला जाता है कि आदिवासी जो हैं वो इसलिए एडवांस नहीं हो पाए, इसलिए वो जो है डेवलप नहीं हो पाए क्योंकि वो किसी भी चेंज को या फिर किसी भी न्यू आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते। वो चेंजेस से दूर भागते हैं, वो न्यू आइडियाज से दूर भागते हैं, वो जिस तरीके से जीते आ रहे हैं वो उसी में खुश रहते हैं। इस तरीके के परसेप्शन की वजह से लोग क्या करते हैं, आदिवासी को ब्लेम करते हैं कि क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि ये नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए अभी तक डेवलप नहीं हुए।
You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups. और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि किस तरीके से जब हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं, एक पर्टिकुलर इमेज बना देते हैं, तो उसकी वजह से उस कम्युनिटी को जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना जो है फेस करना पड़ सकता है कि लोग उसको सही से ट्रीट ना करें, उनको नकार दें। जैसे कि हम आदिवासी के केस में देख ही रहे हैं कि आदिवासी को जो लोग हैं वो अपने जैसा नहीं मानते, उन्हें अपने से दूर रखते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में हमने देखा कि जब सोमा और हेलेन जब स्कूल जाते थे शुरू में, तो बहुत सारे बच्चे उन पे हंसते थे। तो इस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आदिवासी के लिए हमने एक पर्टिकुलर इमेज बना रखी है, एक स्टीरियोटाइप जो है वो क्रिएट कर रखा है कि आदिवासी तो ऐसे ही होते हैं, बट जरूरी नहीं है वो ऐसे ही हों, क्योंकि हमें उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसलिए हमने ये सारी इमेजेस बना रखी हैं। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आदिवासीज हैं वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो उनके लिए नुकसानदायक भी बन रही है। So that is what we are going to say in this video. So as you have already read in your history book, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. तो हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, हमने 6th से लेके अभी तक की जो हिस्ट्री है वो पढ़ी है, और उसमें हमें ये समझ आया कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी एम्पायर्स की डेवलपमेंट में। कोई बहुत बड़ा राज्य बन रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जंगल का होना, क्योंकि जंगल से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। कोई भी सेटल्ड सिविलाइजेशन अगर बन रही है तो उसमें भी जो फॉरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि जैसे कि मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey and animal themselves, elephants, the mainstay of imperial armies, all came from the forest. तो क्यों फॉरेस्ट इतने ज्यादा जरूरी हैं? क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट मेटल्स जिनको कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आयरन ओर हो गए, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, कोल, टिम्बर हो गया, जो लकड़ी होती है वो हो गया, जो जड़ी बूटियां हैं वो हमें जंगल से मिलती हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हम जानवरों से लेते हैं, जैसे कि वैक्स हो गया, लैक एंड हनी हो गया, शहद। तो शहद तो हमें पता है कि जो मधुमक्खी है वो शहद बनाती है, तो वो जो है वो एनिमल प्रोडक्ट हो गया। अगर जानवर नहीं होंगे, अगर जंगल नहीं होंगे, तो कहाँ पे जो मधुमक्खियां हैं वो अपना छत्ता बनाएंगी, कहाँ से हम हनी लेंगे? वैक्स किस तरीके से एनिमल प्रोडक्ट है कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो एक तरीके से वैक्स सिक्रीट करते हैं, तो जो वो वाला वैक्स है उसको हम कमर्शियली काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बी वैक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो जो मधुमक्खियां हैं जब अपना छत्ता बनाती हैं तो उसको बनाते टाइम वो वैक्स एक प्रोडक्ट जो है सिक्रीट करती हैं, एक चीज, और जिसको हम वैक्स कह रहे हैं, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से लैक जो है वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि एक लैक इंसेक्ट होता है, वो इस लैक को सिक्रीट करता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें जंगलों से मिलते हैं। एनिमल देमसेल्व्स, जानवर खुद जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें इंपीरियल आर्मीज की, जब बड़े बड़े ये साम्राज्य हुआ करते थे, जब लोग जो हैं सैनिक रखते थे लड़ाइयों के लिए, पुराने टाइम में राजा महाराजा वाली बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या था? हाथी को अपनी सेना में रखा जाता था। तो अगर हाथियों को रखा जाएगा तो हाथी आएंगे कहाँ से? जंगलों से ही तो आएंगे, राइट। तो इन दिस वे फॉरेस्ट plays a very important role in our lives. In addition, the continuation of life depended heavily on forests that help recharge many India's rivers, and as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जंगलों से हमें इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बल्कि जंगल जो है वो हमारी लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब कि हमारे जीने के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ जो है वो बहुत हद तक जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो हम जो है वो सारे रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। कौन से? पानी और एयर, राइट। तो जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है? वो इंडिया के बहुत सारे रिवर्स को रिचार्ज करने का काम करता है। उसमें पानी जो है वो एक तरीके से और नया पानी लाने में काम करता है, ठीक है। वहीं जो फॉरेस्ट हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी के एयर देने में भी मदद करते हैं। क्यों हम लोग इतनी बात करते हैं कि फॉरेस्ट को बचाओ, पेड़ों को बचाओ? क्योंकि व्हाट ट्रीज डू इज
they absorb all the carbon dioxide and they release oxygen, which is very important for our survival, right? So what forests do, because in forest there are many trees which gives us a lot of oxygen. So if we will start cutting all the forest, then there will be lack of oxygen and the CO2 will start increasing in the environment, and that will lead to the global warming, right? So that is why forest plays a very important role in providing us water and pure quality of air, right? Forest covered the major part of our country till 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of access to as well as control over the most of these vast tracts, at least till the mid of the 19th century. सो 19th सेंचुरी के टाइम तक, मतलब कि हम 1800s की बात कर रहे हैं, जब 1800 वाला टाइम चल रहा था, उस टाइम तक हमारे देश का ज्यादातर जो हिस्सा है दैट वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, मतलब कि ज्यादातर देश के हिस्से पे क्या थे, जंगल थे। और उन जंगलों में जो रहने वाले आदिवासी हैं उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी, उनको एक्सेस थी, मतलब कि वो जंगलों में आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, और साथ ही साथ जंगलों पे उनका कंट्रोल भी था, मतलब कि उन्हें जंगलों के बारे में नॉलेज थी, वो जंगलों में आराम से आ जा सकते थे और जंगल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते थे। वो पेड़ काट रहे हैं फिर नए पेड़ उगा रहे हैं, तो मतलब अपने हिसाब से वो जंगलों को कंट्रोल कर रहे थे। बट ये सब जो था वो टिल मिड 19th सेंचुरी तक हम कह सकते हैं काफी हद तक ये चीजें थी, राइट। मिड 19th सेंचुरी मतलब लगभग 1850s तक हमें ये जो सिनेरियो है कि ज्यादा जंगल हैं, आदिवासी जो हैं उनको नॉलेज है। नॉलेज तो उनको तभी रहेगी ना जब वो जंगलों में टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। अब मैं इसलिए बताऊंगी आगे कि किस तरीके से जंगलों में जो एक्सेस है आदिवासी की वो कम होने लगी, और इस वजह से क्या होगा कि जो क्रूशियल नॉलेज आदिवासी के पास थी वो भी कम होने लगेगी, राइट। तो इस तरीके से जो जंगलों की सिचुएशन थी वो 19th सेंचुरी तक थी इंडिया में। दिस meant that they were not ruled by large states and empires। अब हम कह रहे हैं कि जो आदिवासी थे वो जंगलों के ही आसपास रह रहे हैं, वो फ्रीली जो जंगल है उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी के ऊपर ये जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं, बड़े बड़े राजाज हैं, वो बहुत ही कम कंट्रोल करते थे। मतलब कि आदिवासी की अपनी एक दुनिया है जहाँ पे ये जो बड़े बड़े राजा हैं, साम्राज्य बन रहे हैं, उनका कंट्रोल इतना नहीं है, राइट। Instead, often empires heavily depended on Adivasis for crucial access to forest resources। और ज्यादातर हमें ये देखने मिला कि ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, साम्राज्य हैं, ये खुद जो आदिवासीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि आदिवासीज जो हैं उन्हें इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities। तो हम आदिवासीज के बारे में क्या इमेज बनाते हैं, हमें ये लगता है नॉर्मली कि वो मार्जिनल हैं, मतलब कि उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पावरलेस कम्युनिटीज हैं कि उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ये पावरलेस कम्युनिटीज होती तो क्या बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं वो इनके ऊपर आराम से कंट्रोल नहीं कर लेते? क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा पावर है, ये पावरफुल हैं, इनको अपने जीने का तरीका अपने हिसाब से आता है। दैट इज वाई दोस एम्पायर्स फेल टू कंट्रोल दीज आदिवासीज। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो कम्युनिटीज हैं वो पावरलेस कम्युनिटीज हैं, राइट। मतलब हम एकदम भी ऐसा नहीं कह सकते कि जो एम्पायर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ही आदिवासी पे कंट्रोल नहीं किया। बट हम हिस्ट्री में आगे भी ये पढ़ेंगे कि जहां हमें ये देखने मिलेगा कि जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं उन्होंने बहुत ही जमकर बड़े बड़े राजाओं का, महाराजाओं का सामना किया और अपने आप को रूल होने से बचाया, राइट। तो ऐसे हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे और हमें देखने मिलेगा कि जो कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी हैं, वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place। तो pre-colonial world मतलब कि जब हमें अंग्रेजों ने कॉलोनी बना लिया था अपना, तो हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम तक जो आदिवासीज हैं वो किस तरह के लोग थे? वो हंटर गैदरर्स थे, मतलब कि वो शिकार करते थे, जंगलों से वो चीजें गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे और उसके हिसाब से वो अपना जीवन चलाते थे। साथ ही साथ वो नोमैड्स थे। नोमैड्स कौन होता है? जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता रहता है। एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और जो आदिवासी थे वो क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। कि इसके बारे में तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ ही आ गया होगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। ये पूरा एक जंगल है मान लो, तो आदिवासी ने क्या किया, एक ये वाला टुकड़ा जो है उसको काटा, यहाँ के पेड़ जो है वो काटे, जो रिमेन बचा उसको जलाया। जलने की वजह से क्या हो गया, वहां पे ऐश बन गई, राख बन गई। राख जो है वो जमीन को मैन्योर प्रोवाइड करेगी, उसको और फर्टिलाइजर जो है वो करेगी। और फिर क्या होगा कि कुछ टाइम तक वो यहाँ खेती करेंगे और जब यहाँ की जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी, तो दे विल
left this piece of land and they will shift to some other piece of land, so they will move here. तो अब वो यहाँ के पेड़ काटेंगे, यहाँ पे वापस से सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ साल तक यहाँ पे खेती करेंगे, तब तक क्या होगा, ये वाला जो एरिया था, पीस ऑफ लैंड था, दैट विल ग्रो, यहाँ पे नए जो है पेड़ पौधे उगने लगेंगे। तो इससे जो जंगल है वो एक तरीके से बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ, कुछ टाइम के लिए यहाँ किया तो फिर यहाँ पे नए पौधे जो है वो उग गए, फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से शिफ्ट करते करते जो बहुत ही बड़े मात्रा में है जंगल, उसका एक तरीके से नुकसान नहीं होता। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम कहते हैं, स्लैशिंग बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये जो है, ये वाली जो प्रैक्टिस है वो आदिवासी प्रैक्टिस करते थे। साथ ही साथ कहीं कभी कभी हमें ये देखने मिला था कि वो वन प्लेस पे भी कल्टीवेशन करते हैं, कि एक ही जगह पे वो रहने लग गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करते हुए उन्होंने अपनी एक ही जगह बना ली और सेम पीस ऑफ लैंड पे वो अगेन एंड अगेन कल्टीवेशन करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में रहते थे। Although these remain, for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate to live as workers in plantations, at construction sites, in industries, and as domestic workers. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि although these remain, मतलब कि हालांकि ये सारी चीजें अभी भी हैं, अभी भी हमें देखने मिलता है कि बहुत से ऐसे जो ट्राइबल्स हैं वो अभी भी हंटर गैदरर्स हैं, अभी भी वो नोमैड्स हैं, अभी भी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस कर रहे हैं। बट फिर भी हमें ये देखने मिल रहा है कि पिछले 200 साल में क्या हुआ है, आदिवासी को बहुत ही बड़े नंबर पे, बहुत ही बड़े लेवल पे उन्हें फोर्स किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है बहुत सारे कारणों से, कि वो अपने जंगलों को छोड़ें और दूसरे जगह पे मूव करें। जैसे कि हमने जो अपनी स्टोरी पढ़ी थी जिसमें दादू ने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करी थी, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में ये जो सिचुएशन है कि आदिवासी को उनके घर से निकाल देना, उन्हें फोर्स करना कि वो अपने गाँव को छोड़ के जाएं और दूसरे शहरों में एज प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन सब जगहों पर काम करें। तो ये ऐसा हमें 200 सालों में, पिछले 200 सालों में ज्यादा देखने मिल रहा है। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस लिए जो आदिवासी हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने घर छोड़ें? इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, इकोनॉमिकली बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो इस तरीके से नई नई इंडस्ट्रीज हमें सेटअप करने की जरूरत पड़ रही है। तो इन सभी चीजों की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है कि आदिवासी को एक तरीके से पूरी सोसाइटी जो है वो फोर्स कर रही है कि वो अपने जंगलों से निकले, अपने घरों से निकले और वो कहीं और शिफ्ट करें, राइट। उनके घर जो है वो उजाड़े जा रहे हैं इन सभी कारणों की वजह से। फॉरेस्ट पॉलिसीज, नई नई फॉरेस्ट पॉलिसीज आ रही हैं, जंगलों से रिलेटेड लॉज बन रहे हैं, और कई बार जंगलों से जैसे हम ऐसा कोई लॉ सुनते हैं जिसमें कि आदिवासी को जंगलों में फ्रीली आना जाना है वो बंद कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, अब उनकी पूरी लाइफ जो है वो तो जंगलों पे ही डिपेंड कर रही है। अगर आप कोई ऐसा लॉ ला दोगे जिससे कि उनकी एक्सेस ही खत्म हो जाएगी जंगलों की, तो उनकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा, तब उन्हें वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल फोर्स और स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज की कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेती है। मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक जगह डैम बनेगा, तो अब डैम बनाने के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा जो एरिया है, बहुत सारे जो जंगल है वो पानी में समा जाएंगे, और जिसकी वजह से जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उन्हें कहीं और मूव करना पड़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज कि जब कोई प्राइवेट इंडस्ट्री कहीं पे आ जाती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जंगल है, तो वो क्या करने लगती है, कहने लगती है कि आप ये सारे जो जंगल हैं, ये सारे जो खेत हैं वो हमें बेच दो, हम यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो खड़ा करेंगे। तो इन सभी कारणों की वजह से उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. और अगर हम इस पीरियड की बात करें जिसमें अभी हम रह रहे हैं, तो हिस्ट्री में पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनको अपने जंगलों की, अपने फॉरेस्ट टेरिटरीज की ज्यादा एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। मतलब जो पहले वो अपने मर्जी से जंगलों में आ जा पाते थे, अपने हिसाब से जंगल का इस्तेमाल कर पाते थे, ऐसी सिचुएशन हमें आज नहीं देखने मिलती है। From the 1830s onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in very large numbers to various plantations in India and the world, Mauritius, the Caribbean and even Australia. तो 1830s के बाद से हमें ये देखने मिलता है कि बहुत सारे आदिवासी जो कि झारखंड में रह रहे थे और आसपास के एरिया में रह रहे थे, वो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स में, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो हैं, जो आदिवासी हैं, वो वहाँ से निकल के इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे प्लांटेशन का काम हो रहा है वहाँ पे वो शिफ्ट करने लग गए। साथ ही साथ दूसरे जो देश हैं उनके प्लांटेशन जो वर्क चल रहे हैं वहां पे भी काम करने के लिए बहुत सारे आदिवासी चले गए। जैसे कि मॉरिशस में प्लांटेशन जो वर्कर हैं वो उसके तौर पे वो लोग गए, कैरेबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया में भी हमें बहुत सारे आदिवासी देखने मिलते हैं कि वो एज प्लांटेशन वर्कर्स की तरह मूव किए। इंडियाज टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल इन देयर लेबर इन असम। तो इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है वो इसीलिए काम कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा जो लेबर हैं वो
आदिवासीज ने प्रोवाइड किया, मतलब कि बहुत सारे जो आदिवासीज हैं वो अपने जंगलों से निकल के एक्चुअली मजबूरी में वो निकले और उन्हें प्लांटेशन एज प्लांटेशन वर्कर की तरह काम करना पड़ा। बहुत सारे जो टी प्लांटेशंस थे असम के, वहां पे उन्हें काम करना पड़ा। तो इनके लेबर की वजह से जो टी इंडस्ट्री है इंडिया की वो इतनी आगे बढ़ पाई। टुडे देयर आर 70 लाख आदिवासीज इन असम अलोन। और अगर हम आज बात करें तो सिर्फ और सिर्फ असम में ही लगभग 70 लाख जो आदिवासीज हैं वो रहते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक एंड डेथ। अब ये जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो आदिवासीज हैं वो अपने घरों से निकल के दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो ये जो माइग्रेशन है इसमें बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो इनको झेलनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर इनका होता है, लोग इनके साथ अत्याचार करते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है इन्हें फेस करनी पड़ती है। For example, in the 19th century alone, 5 lakh Adivasis had perished in these migrations. The song below captures the hope of the migrants and the reality they faced in Assam. एग्जाम्पल पे हम के तौर पे अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी के टाइम पे ही लगभग 5 लाख आदिवासी जो हैं वो इस माइग्रेशन की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अपने घर छोड़ने पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द होप ऑफ माइग्रेंट्स। अब ये जो नीचे एक सॉन्ग दिया हुआ है इससे हमें एक तरीके से पता चलता है कि जो माइग्रेंट्स थे क्या उनकी उम्मीदें रहती थी और किस तरीके से असम में वो प्रॉब्लम फेस करते थे। कम मिनी लेट्स गो टू असम। तो जो फर्स्ट वाला पैरा है उसमें एक तरीके से जो आदिवासी हैं उनकी क्या उम्मीदें रहती थी, उन्हें कैसी एक्सपेक्टेशन रहती थी कि जब हम असम में जाएंगे एज प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करेंगे तो हमारी सिचुएशन कैसी रहेगी। तो वो बड़े खुश होके कोई जो आदिवासी है वो बच्चे को बोल रहा है या दूसरे पर्सन को बोल रहा है, मिनी को, तो कह रहे हैं कि हे मिनी चलो असम चलते हैं, हमारी कंट्री जो है उसने बहुत कुछ सफर किया है। द कंट्री ऑफ असम ओ मिनी हैज टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। हमारी जो कंट्री है कंट्री ऑफ असम, मतलब कि असम के लिए बात हो रही है, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें हैं और वहां पे जो गार्डन्स हैं, टी गार्डन्स है, वो फुल ऑफ ग्रीनरी हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि बहुत ही अच्छी जगह पे हम कहीं जाएंगे, काम करेंगे, राइट। द सरदार सेज वर्क वर्क। अब यहाँ पे बात हो रही है उनकी सिचुएशन की कि हकीकत में उनकी सिचुएशन कैसी थी कि जो सरदार है वो दिन भर ये कहता रहता है काम करो काम करो। बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम। और जो बाबू है वो क्या कहता है कि इनको पकड़ के लाओ और यहाँ मतलब उन्हें काम के लिए लेके आओ। कि कभी कभी कोई आदिवासी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होके वहां से भागने की भी कोशिश करता था, तो जो बाबू है वो उनको पकड़वा लेता था और वो वापस प्लांटेशन में काम करने के लिए उन्हें बुला लेता था। द साहिब सेज आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक। और साहिब जो है वो कहता था कि अगर ठीक से काम नहीं किया या भागने की कोशिश की तो तुम्हारे जो पीठ है उससे हम स्किन निकलवा लेंगे, मतलब तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। इस तरीके की बातें जो है होती थी। हे जादूराम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम। और किसी जादूराम को बोला जा रहा है कि हे जादूराम तुमने हमें धोखा दिया है असम भेजकर। अब असम कैसे भेजा जाता था कि ये आदिवासी हैं तो बीच में कोई मिडल मैन रहता है, ये आदिवासी, ये मिडल मैन, और यहाँ पे एक तरीके से ब्रिटिशर्स हो गए जो कि प्लांटेशन जो थी वहां पे काम करने के लिए आदिवासी को बुला रहे थे। तो ये मिडल मैन जो है वो ब्रिटिशर से कहता है कि मैं तुम्हें वर्कर्स ला के दूंगा। अब ये मिडल मैन जो है इन आदिवासी को बोलेगा कि तुम असम में जाओगे, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करोगे, बहुत पैसा मिलेगा, अच्छी जिंदगी होगी, चाहो वहां जाओ। अब ये बेचारे अच्छी जिंदगी की जो उम्मीद है उसमें प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करने के लिए चले जाते हैं, बट उन्हें रियलिटी कुछ और ही मिलती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं इस मिडल मैन को, कोई जो जादूराम है जिसने उन्हें असम भेजा था, तो उसको बोल रहे हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, हमें झूठ बोला है असम भेजकर। तो इस तरीके से जो आदिवासी जब माइग्रेट करते थे तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब जो जगहें जहाँ पे आदिवासी रहते थे उनका जंगल जो है उनको क्लियर किया जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है टिम्बर के लिए, मतलब लकड़ी के लिए, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी और इंडस्ट्रीज के लिए। Adivasis have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. अब आदिवासी जो है वो जंगलों के आसपास तो रहते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे आदिवासी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। These are taken over for mining and other large industrial projects. अब उनके ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई मिनरल पाया जा रहा है, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स पाया जा रहा है, उसको जो इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट है वो अपने कब्जे में ले लेती है माइनिंग के लिए, और जो वहां के रहने वाले आदिवासी हैं उन्हें अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है। पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफन कॉल्यूड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड्स। जो पावरफुल फोर्सेस हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जबरदस्ती ट्राइबल लोगों की जो जमीनें हैं उन पे कब्जा कर लिया है।
मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि जो जमीनों पे कब्जा किया जाता है, कि मान लो किसी जगह पे आयरन ओर पाई जाती है और उस जगह पे आदिवासी जो है वो रहते हैं, उनका गांव है वहां पे, तो अब माइनिंग करने के लिए जो लोग आएंगे वो कहेंगे कि तुम ये अपने गांव जो है, अपनी जो खेत है, ये हमें बेच दो, हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे, राइट। तो पूरा जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए इन जमीनों को बेचने के लिए, खरीदने के लिए, जो प्रॉपर पैसा आदिवासी को मिलना चाहिए उनकी जमीनों के लिए, वो नहीं मिलता है और जबरदस्ती इन जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। According to official figures, more than 50% of persons displaced due to mines and mining projects are tribals. तो अगर ऑफिशियल फिगर्स के हम बात करें, जो हमें आंकड़े मिलते हैं, उनके मुताबिक जितने भी लोग माइनिंग्स की वजह से, माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्लेस किए जाते हैं, अपनी जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर किए जाते हैं, उनमें से 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो ट्राइबल्स ही हैं, राइट। मतलब कितने ज्यादा ट्राइबल्स को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। Another recent survey report by organizations working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals. तो दूसरा एक सर्वे जो कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं, उनसे ये पता चला है कि 79% जितने भी लोग, मतलब जितने भी लोग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड से डिस्प्लेस हुए हैं, अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पे गए हैं, उन सभी लोगों में से 79% ऐसे लोग हैं जो कि आदिवासी हैं। Huge tracts of their lands have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent area. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई डैम वगैरह बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा जो लैंड एरिया है वो पानी के अंदर दब जाता है, और वो जंगल होते हैं, वहाँ पे जानवर रह रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो उन सभी लोगों की जो जगहें हैं वो उनसे छिन जाती हैं और उन्हें मजबूरी में आके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनके पानियों के अंदर, जिनके तले जो है बहुत सारे आदिवासी की जमीनें दब चुकी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो जो ट्राइबल्स वगैरह हैं, उनकी ज्यादातर जमीनें जो है वो मिलिटराइज्ड हैं। मिलिटराइज्ड मतलब वहां पे जो आर्मी है वो रहती है, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो रहती हैं, वहां पे पहरा देती हैं। तो बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न जगहें हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, बट वो ट्राइबल्स की लैंड जो है वो मिलिट्री के अंदर आ रही है, वहां पे जो आर्मी है वो रह रही है कि मतलब सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वहां पे आर्मी तैनात है। इंडिया हैज 101 नेशनल पार्क्स कवरिंग 40,564 square kilometer and 543 wildlife sanctuaries covering 1,19,776 square kilometer. These are areas where tribals originally lived but were evicted from. तो जैसा कि हमने बात किया था, बहुत सारे जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनकी वजह से भी जो ट्राइबल्स हैं उनको मूव करना पड़ता है। तो इंडिया में 101 जो है नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें लगभग 40,564 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो आता है। अब इस एरिया में ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते होंगे, उनके गांव होंगे, उनकी बस्तियां होंगी, बट क्योंकि ये एरिया अब नेशनल पार्क के अंदर आता है, गवर्नमेंट ने इसे एज नेशनल पार्क रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, इन सब में कुछ कुछ मतलब डिफरेंसेस हैं, जिनमें कि कभी कभी उन्हें अलाउ कर दिया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्पज रहते हैं कि तुम मतलब एकदम फ्रीली वो एक्सेस नहीं कर सकते, बट बहुत ही कम उन्हें एक्सेस दी जाती है। मतलब कि ओवरऑल नेशनल पार्क्स हो गई, सेंचुरीज हो गई, इन सब की वजह से बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ जो आदिवासीज हैं उनको अपने घर जो हैं छोड़ने पड़े। When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers. बट अगर कोई आदिवासी जो है फिर भी इन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहता है, तो फिर उसको क्या बोला जाता है? इंक्रोचर्स बोला जाता है। इंक्रोचर मतलब जब किसी ने कब्जा कर लिया हो, हथिया लिया हो, मतलब कि वो उनकी ही जमीन है, वहां पे वो सदियों से रह रहे थे, उनके पूर्वज वहां पे रहे हैं, बट क्योंकि एक नया लॉ आ गया जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, तो इस वजह से क्या हुआ, उनको मजबूरी में जाना पड़ेगा। अब कोई अगर ये कहे कि नहीं ये तो हमारा घर है, हम यहाँ पे रहेंगे, तो कैसे हमें निकाल सकते हो, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो बोलने लगती है कि तुम इंक्रोचर्स हो, तुम जबरदस्ती हमारे लैंड पे कब्जा करके रखे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो आदिवासी को फेस करनी पड़ती है। Losing their lands and access to forest means that tribal lose their main source of livelihood and food. अब जब आदिवासी की इस तरीके से लैंड चली जाती है, उनकी जमीनें चली जाती हैं, उनके जंगल चले जाते हैं जिनमें वो रहते हैं, जिनके जरिए वो अपने जीवन को चला रहे थे, इस वजह से क्या होता है कि उनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है एंड फूड है, उनके खाने का जरिया, उनके जीने का जरिया जो है उनसे छिन जाता है। Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasis
have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites. अब जब धीरे धीरे करके आदिवासी अपने पूर्वजों की जमीनों को इस तरीके से खो देते हैं तो मजबूरी में उन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरे जो सिटीज हैं वहां पे जाना पड़ता है, और वहां पे भी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि कोई रेड कारपेट लेके उनका इंतजार कर रहा है एंट्री के लिए। वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा हार्डशिप जो है फेस करनी पड़ती है। बहुत ही कम वेजेस में उनको जो है लोग काम देते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज में वो जैसे तैसे काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करते हैं। दे thus get caught in a cycle of poverty and deprivation। और इस तरीके से जब वो अपने जंगलों में रह रहे थे तो अपनी जो भी लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जी रहे थे, उन्हें जितना चाहिए वो खाना अपना जंगलों से ले लेते थे, मस्त रह रहे थे, खा रहे थे, उगा रहे थे, मतलब जो खेती बाड़ी है वो कर रहे थे स्लैश एंड बर्न करके, तो अपने जो जीवन है वो काफी अच्छे से बिता रहे थे। बट जब उनका सब कुछ छिन जाता है, उन्हें दूसरे सिटी में अपना घर छोड़ के मूव करना पड़ता है, तब वो एक तरीके से जो पॉवर्टी की साइकिल है, गरीबी की जो एक तरीके से साइकिल है, उसमें वो फंस जाते हैं। मतलब उनके पास बहुत कम ऐसा मौका होता है कि कम अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती हैं कि वो इस गरीबी से बाहर निकल पाएं। 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line। तो अगर हम गांव में बात करें तो 45% ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहीं जो अर्बन सिटीज हैं उसमें 35% ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब एक तरीके से आप यूं समझ सकते हो कि इन लोगों के पास 2 वक्त का जो खाना है वो भी प्रॉपरली इन्हें नहीं मिल पा रहा। दिस लीड्स टू डेप्रिवेशन इन अदर एरियाज। अब अगर सोसाइटी में इतना बड़ा तबका बिलो पॉवर्टी लाइन रहेगा, पॉवर्टी की जो साइकिल है उसमें फंस जाएगा, तो इस वजह से देश में जो बाकी चीजें हैं उन पे भी असर पड़ेगा। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रंस आर माल नरिश्ड। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल चिल्ड्रंस हैं जो कि माल नरिश्ड है, मतलब कि कुपोषित हैं, उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो। जो लिटरेसी रेट है वो भी ट्राइबल्स में काफी कम है। लिटरेसी मतलब एक तरीके से आपको कितना पढ़ना और लिखना जो आता है, अगर आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं तो दैट इज यू आर लिटरेट। तो ये जो रेट है वो भी ट्राइबल्स में बहुत कम है। When आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लूज मच मोर देन अ सोर्स ऑफ इनकम। अब जब आदिवासीज को उनके खुद के जमीनों से बाहर धकेला जाता है, मजबूर किया जाता है वहां से जाने के लिए, तब वो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपना कमाने का जरिया ही नहीं खोते बल्कि उसके साथ बहुत सारी चीजें खो देते हैं, जैसे कि उनका ट्रेडिशनल कस्टम्स, वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। मतलब कि जिस तरीके से वो जी रहे थे, जिस तरीके के त्योहार वो मना रहे थे, ट्रेडिशंस जो रीति रिवाज वो फॉलो कर रहे थे, वो सब जो है अब कम होने लगते हैं, उनको वो खो देते हैं। क्योंकि अब वो शहर में जब जाएंगे तो कोई ट्राइब कहीं पे काम कर रहा है, कोई ट्राइबल कहीं पे काम कर रहा है, वो एक साथ जुट के एक कम्युनिटी की तरह नहीं रह पा रहे। उनके जो वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे वो सेलिब्रेट करने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो इस वजह से उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो कस्टम्स हैं वो धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, they left some houses, they took the cremation ground, temple, well and pond. How will we survive? Says Gobinda Maran, who was displaced due to a refinery project in Odisha. तो गोविंदा मरन जो है, जो कि एक ट्राइबल है, आदिवासी है, जिसको कि ओडिशा में जब एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट हुआ उसकी वजह से उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो वो अपनी सिचुएशन को बताता है कि उन्होंने हमारी फार्मिंग लैंड ले ली, हम जिन जमीनों पे हम खेती करते थे वो भी इन लोगों ने हमसे छीन ली। उन्होंने बहुत ही कम जो घर हैं वो हमारे रहने के लिए छोड़े। उन्होंने हमारे क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पे एक तरीके से दफनाया जाता है किसी को मरने के बाद, तो वो सारा जो जगह है, शमशान घाट जो है, वो उन्होंने हमारे ले लिए। हमारे मंदिर की जगह उन्होंने ले ली, हमारा वेल, हमारे जो कुएं हैं, हमारे जो पॉन्ड हैं, उन सबको तो इन लोगों ने ले लिया। अब हम जिएंगे कैसे? सो ये जो बात है वो गोविंदा मरन कहते हैं। As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life. अब हमें पता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल जो डायमेंशंस हैं ट्राइबल लाइफ के, वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, राइट? मतलब कि अगर आपने उनसे उनके जीने का जरिया छीन लिया तो डेफिनेटली उनके जो सोशल लाइफ थी, उनके जो रीति रिवाज थे, जो उनके कस्टम्स थे, उन सब पे भी अफेक्ट पड़ेगा। वो सब जो है वो लुप्त हो जाएंगे। उनकी जो नॉलेज थी फॉरेस्ट को लेकर, कि जब वो जंगलों में रहते थे तो वो नए नए पेड़ पौधे जो है उनको देखते थे, उनको बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज थी। वो तो हमारी तरह से दवाइयां और जो गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, वो नहीं लेते थे। उनको अगर बुखार होगा तो वो कोई जड़ी बूटी ले लेंगे। तो उनको जंगलों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। बट अगर उन्हें जंगलों से बाहर निकाल दिया जाएगा, जब वो सिटीज में रहने लगेंगे, तो धीरे धीरे करके उनकी ये जो नॉलेज है वो खत्म हो जाएगी, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक स्फेयर में अफेक्ट पड़ता है तो ऐसा नहीं है सिर्फ उसी स्फेयर में। अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफ पे असर पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ पे असर पड़ेगा, उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब अगर हम एक स्फेयर पे असर करते हैं, अगर एक स्फेयर जो है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो दूसरे पे अपने आप अफेक्ट पड़ने लगता है।
ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ये जो प्रोसेस है पूरा डिस्पोजन का, कि हम ट्राइबल्स को उनकी जगह से फोर्स करके दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही पेनफुल हो सकता है। लोगों को अपने जो घर हैं वो छोड़ने पड़ते हैं, बड़ा ही दुख जो है उन्हें होता है। साथ ही वायलेंट भी हो सकते हैं, कभी कभी जो आक्रोश है वो भी लोग दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी सिचुएशन जो है हमें आदिवासी इसकी देखने मिली कि किस तरीके से उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती हैं और मजबूर होकर उन्हें दूसरे सिटीज में एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एज प्लांटेशन वर्कर्स उन्हें काम करना पड़ता है। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइनॉरिटीज क्या होते हैं और वो किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं। In Unit 1, you read that the Constitution provides safeguard to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. So Unit 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। किस तरीके से सेफगार्ड प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट्स देकर। मतलब कि जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकती हैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी अन्याय से। Why do you think these minority groups have been provided these safeguards? अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्या कारण रहा होगा जिस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन माइनॉरिटीज को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है? क्यों इन्हें सेफ्टी की जरूरत है? The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. Normally हम minority शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई कम्युनिटी जो है वो नंबर में कम है दूसरों के मुकाबले। मतलब कि मान लो 100 जो लोग हैं वो एक ग्रुप के हैं, एक तरीके के लोग हैं, कोई भी क्राइटेरिया मान लो, आप मान लो ये जो 100 लोग हैं उन्हें फुटबॉल पसंद है, राइट, दे लाइक फुटबॉल। वहीं सिर्फ और सिर्फ 20 ऐसे लोग हैं जिन्हें की कोई और गेम पसंद है, मान लो उन्हें बैडमिंटन पसंद है, राइट। तो नंबर में कौन से लोग कम हैं? ये 20 वाले ना, तो इनको हम माइनॉरिटी कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कोई अगर ऐसी लैंग्वेज है जिसको ज्यादा लोग बोलते हैं, राइट, मान लो एक्स लैंग्वेज को 100 लोग बोल रहे हैं, वहीं सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं जो कि किसी वाई दूसरी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, तो ये जो वाई हो गया, वाई लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो गए, वो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कि वो माइनॉरिटी है। तो नॉर्मली ये जो माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल है वो न्यूमेरिकली किया जाता है कि जब कोई कम्युनिटी नंबर में कम हो, ठीक है। However, it is a concept that goes well beyond numbers. But अगर हम एक्चुअली बात करें, सोसाइटी के टर्म्स में बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है माइनॉरिटी का वो नंबर्स से काफी आगे बढ़ के है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है कि अगर कोई कम्युनिटी नंबर्स में कम होगी तो हम उसे माइनॉरिटी बोलेंगे। ये उससे और आगे बढ़ता है, इसमें और बहुत सारी चीजें एसोसिएट होती हैं जब हम किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी बोलते हैं। क्या क्या चीजें हैं? इट एनकम्पसेस इश्यूज ऑफ पावर। नंबर के साथ साथ अगर कोई कम्युनिटी कम है, उसके साथ साथ पावर जो है, जब किसी कम्युनिटी के पास पावर कम है, ठीक है, तो वो भी माइनॉरिटी के अंदर आएगा। एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। तो ये जो वर्ड माइनॉरिटी है इसके साथ पावर जो है जुड़ गया है, इसके साथ एक्सेस टू रिसोर्सेज की, संसाधनों की जो एक्सेस है, क्या किसी कम्युनिटी के पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज हैं? क्या उनको खाना मिल रहा है? क्या उनको पानी मिल रहा है? क्या उनको जीने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए क्या वो उन्हें प्रॉपरली मिल रहे हैं? सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन भी जो है वो माइनॉरिटी के साथ जुड़ गया है कि किसी का कल्चर कैसा है। अगर 100 लोग एक कल्चर फॉलो करते हैं और वहीं कुछ लोग हैं, 20 लोग हैं जो कि कोई दूसरा कल्चर प्रोवाइड करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये वाला जो ग्रुप है ये माइनॉरिटी हो जाएगा। और भी मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो शब्द माइनॉरिटी से जुड़ चुकी हैं, राइट। एज यू रेड इन यूनिट 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर of the majority influences the way in which society and government might express themselves. तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब यूनिट 1 में पढ़ा था तो उसमें हमने समझा था कि जो मेजॉरिटी है वो कई बार क्या करती है, वो सोसाइटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ती है, एक तरीके से अपनी छाप छोड़ती है। और उस वजह से सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करेगी, जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो इन सभी चीजों के ऊपर मेजॉरिटी का जो प्रभाव है वो पड़ता है, राइट। अब मान लो एक देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, ये कंट्री है और इसमें एक कम्युनिटी है ए, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस ए कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब कोई दूसरे देश से लोग आएंगे तो वो पूरे देश को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिसेस ये वाली कम्युनिटी फॉलो करती है, ए कम्युनिटी फॉलो करती है, उसके हिसाब से बोलेंगे।
कि इस देश में तो ये प्रैक्टिस फॉलो होती है, जबकि ये प्रैक्टिस तो सिर्फ एक कम्युनिटी कर रही है, इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जो कोई और प्रैक्टिस फॉलो करती हैं। बट कोई और आएगा तो वो बोलेगा कि नहीं, इस पूरे देश में ना ये काम होता है। मान लो ये जो कम्युनिटी है, ए कम्युनिटी, इसको छोले भटूरे बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। बट यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, बी है, सी है, डी है, ये जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को समोसे पसंद है, किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को कुछ भी दूसरे जो खाने हैं वो पसंद है। बट अगर बाहर से कोई आएगा तो वो बोलेगा, उसको जो देश की इमेज बनेगी, सोसाइटी की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी कि हाँ, इस देश में तो जो लोग हैं वो छोले भटूरे बहुत पसंद करते हैं। मतलब कि सोसाइटी की जो ओवरऑल इमेज है वो ये कम्युनिटी डिफाइन करने लगेगी, जो ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है, राइट। तो इस तरीके से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं, जो दूसरे कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर दबाव बनाती है, अपना इन्फ्लुएंस दूसरे कम्युनिटीज पे जो है वो छोड़ने लगेगी, राइट। उनके ऊपर डोमिनेट करने लगेगी। कभी कभी हमें देखने मिलेगा कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटीज को दबाव बना रही है, उनको बोलेगी नहीं नहीं, तुम समोसे मत खाओ, तुम छोले भटूरे ही खाओ क्योंकि ये हमें पसंद है। इस तरीके से दबाव भी बनाया जा सकता है, राइट। तो ये मैं आपको छोले भटूरे और खाने का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो हमें रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, इस तरीके से हमें डिफरेंसेस लोगों के बीच में नजर आते हैं। इन सच केसेस size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities। अब हमें ये देखने मिल रहा है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ऐसे लोग जो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं, वो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ रहे हैं, ज्यादा प्रभाव बना रहे हैं। अब ऐसे केसेस में जो लोग नंबर में कम हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगी, उन लोगों के लिए एक तरीके से ये चीज उनके हक में नहीं जाएगी, क्योंकि जो लोग नंबर में कम हैं उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उनके ऊपर जो मेजॉरिटी है वो दबाव बना सकती है, उनके साथ जो है अत्याचार कर सकती है। तो मतलब कि जो लोग स्मॉलर कम्युनिटीज हैं उनको मार्जिनलाइजेशन का डर सताया रहता है, क्योंकि वो नंबर में कम है, क्योंकि वो साइज में कम है, राइट। The safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। अब इसीलिए safeguard जरूरी है, ताकि ये जो डर है मार्जिनलाइजेशन का, ये जो डर है डिस्क्रिमिनेशन का, उनके खिलाफ कोई भी अत्याचार होने का, ताकि ये जो डर है उसको हटाया जा सके, ताकि इन सभी कम्युनिटीज को, जो माइनॉरिटीज हैं, उन्हें ये एक तरीके से आश्वासन दिया जाए कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेजॉरिटी जो है वो तुम्हें डोमिनेट नहीं करेगी। अगर मेजॉरिटी तुम पे दबाव बनाना चाहेगी, अपनी डिसीजंस तुम पे थोपना चाहेगी, तो तुम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। तो इसीलिए ये जो सेफगार्ड है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान ना करे। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दे में फेस। तो ये जो सेफगार्ड्स हैं वो किस लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं? ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई डिसएडवांटेज जो वो फेस करते हैं उसके लिए उन्हें एक तरीके से बचाया जा सके उनसे। Given certain conditions, communities that are small in number relative to the rest of society may feel insecure about their lives, assets and well-being। और कभी-कभी हमें ये देखने मिल सकता है कि जो लोग नंबर में कम हैं, उनको कभी-कभी अपने जान का खतरा हो सकता है, उनको उनके एसेट्स का खतरा हो सकता है कि उनकी जो जमीन है, उनका घर है, वो कोई उनसे ना छीन ले, राइट। वेलबींग का, उनके जो जीने का तरीका है, जो अच्छी खासी वो जिंदगी जी रहे हैं, उसके ऊपर उन्हें खतरा जो है कभी-कभी महसूस हो सकता है, क्योंकि वो नंबर में कम है। तो इस तरीके की सिचुएशन भी हमें देखने मिल सकती है। This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught। ये जो सिचुएशन है, ये जो अपनी जान को लेकर डर है, ये जो एसेट वेलबींग, इन सबको लेकर डर है कि कोई हमारी जान ना ले ले, राइट, ये जो माइनॉरिटीज में डर है ये और ज्यादा बढ़ सकता है अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटीज की जो रिलेशंस है वो फ्रॉड है, मतलब कि एक तरीके से अच्छे नहीं है। The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice। अब हमने ये तो कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेफगार्ड इसलिए प्रोवाइड करा रहा है ताकि माइनॉरिटी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई उनके साथ कोई अत्याचार ना हो, राइट, ताकि उनके राइट का जो है हनन ना हो, इसलिए कर रहा है। बट फिर भी हम कहें कि ऐसा वो कर ही क्यों रहा है, क्यों वो सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा है, किसने कहा उसको कि सेफ्टी प्रोवाइड करानी है, किस लिए वो सेफ्टी प्रोवाइड कराना चाहता है, किस लिए वो माइनॉरिटीज की सेफ्टी कर रहा है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाधित है, वो ये कहता है कि मैं सभी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराऊंगा, मैं जितने भी कम्युनिटीज हैं इंडिया में, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करूंगा, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग जो उनके कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे इंडिया में जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जितने भी लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, हम उन सबको सेफ करेंगे। और सेफ कैसे करेंगे? तो वो उसके लिए ये सेफगार्ड, ये लॉज, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है।
As you have already read in chapter 5, the judiciary plays a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. तो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि किस तरीके से जो जुडिशरी है उसके क्या क्या रोल है। तो उसमें से एक फंक्शन ये था कि जो जुडिशरी है वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करती है, मतलब कि वो ये ध्यान रखती है कि किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना हो, उसका हनन ना हो। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले तो वो माइनॉरिटीज को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है ताकि उनकी सेफ्टी रहे, ताकि कोई भी उनके साथ अत्याचार ना हो। और उन फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने का जिम्मा किसका है? जुडिशरी का, कि वो फंडामेंटल राइट सही से फॉलो हो रहे हैं, उनका कोई हनन नहीं कर रहा है। इस चीज को कौन देखता है? जुडिशरी देखती है। Every citizen of India can approach to the courts if they believe that their fundamental rights have been violated. तो मतलब इंडिया का हर एक जो नागरिक है, अगर उसको ऐसा लगता है, किसी भी नागरिक को ऐसा लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। राइट, अब नेक्स्ट वीडियो से हम ये समझेंगे कि मुस्लिम्स के साथ कैसे मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। अभी तक हमने ये देखा था कि आदिवासी कौन है, किस तरीके से उनको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ रहा है, किस तरीके की उनकी सिचुएशन है इंडिया में। ये सभी चीजें हमने अभी आदिवासी के बारे में समझी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम मुस्लिम्स के बारे में इसी तरीके से समझेंगे कि क्यों मुस्लिम्स के साथ मार्जिनलाइजेशन होता है, किस तरीके की सिचुएशन उनकी है। राइट, मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो कम्युनिटीज माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब एक तरीके से हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटीज जो कि संख्या में कम है। राइट, तो ऐसी कम्युनिटीज को किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है। तो उसमें हमने काफी सारे एस्पेक्ट पढ़े थे कि क्या ऐसे कारण रहते हैं जिनकी वजह से उन्हें इस तरीके से मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है, और किस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उनके सेफ्टी के लिए बहुत सारे फ्रीडम राइट्स और लॉज जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइजेशन से बचाया जा सके। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि माइनॉरिटी है और उसके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। सो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ रहा है। According to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population and are considered to be a marginalized community in India today because in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, सेंसस मतलब जनगणना, तो सेंसस में क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन का एक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग हैं पूरे कंट्री में, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, किस एज के ग्रुप के लोग हैं। राइट, और कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग किस धर्म के हैं, कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग मुस्लिम हैं, कितने लोग सिख हैं। तो इस तरीके से पूरे जो पॉपुलेशन है उसके बारे में जब इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसस। राइट, तो ये जो सेंसस है वो हर 10 साल में होता है। अभी 2021 का जो सेंसस होना था वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, बट इट इज इन द प्रोसीजर। जो है वो हमें 2021 वाला जो सेंसस है वो भी जल्दी देखने मिलेगा। राइट, तो 2011 वाला जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 14.2% ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं, और इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है माना जाता है, क्योंकि दूसरे कम्युनिटीज के मुकाबले इन लोगों के पास जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं मिल पाई है इन्हें। इनके पास जो बेनिफिट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी एक्सेस इन्हें नहीं मिल पाई है। The data in the 3 tables below derived from different sources indicate the situation of the Muslim community with regard to basic amenities, literacy and public employment. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल्स दी हुई हैं जिसमें कि डेटा जो है आपको दिखाया हुआ है, और इस डेटा की मदद से हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटीज है उसकी सिचुएशन बेसिक एम्यूनिटीज को लेकर क्या है। बेसिक एम्यूनिटीज मतलब एक तरीके से जो हमें जीने के लिए चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस तरीके से इन लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, क्या इनको इन चीज की एक्सेस है कि नहीं। लिटरेसी रेट मुस्लिम्स के बीच में क्या है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं हैं। राइट, और कितने लोग जो हैं मुस्लिम्स लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। राइट, so let's see the first table. Access to basic amenities 2008 to 2009. तो ये 2008 से लेकर 2009 का डेटा है। इस साल में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके पास पक्का हाउस, मतलब कि जो पक्के ब्रिक वाले हाउस होते हैं, ईंट का जो मकान होता है, वो 65.4 हिंदूज के पास जो है वो पक्का हाउस है। इलेक्ट्रिसिटी 75.2 लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है।
हिंदूज की और टैप वाटर की बात करें कि कितने हिंदूज के घर तक टंकी का पानी आता है, वो है 43.7%। मुस्लिम्स की बात करें तो 63.8 मुस्लिम्स के पास पक्का हाउस है, 67.5 मुस्लिम्स को इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है, उनके घर में बिजली आती है, और 35.8 मुस्लिम्स के पास जो है पानी आता है। क्रिश्चियंस की बात करें तो 69.3 क्रिश्चियंस के पास 60 जो पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी 86.2 क्रिश्चियंस को मिलती है, और टैप वाटर 48% क्रिश्चियंस के पास आता है। सिख की बात करें तो 91.3 सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी 96% और 49.3% जो सिख हैं उनके घर में पानी आता है, राइट। तो इस तरीके से हमें देखने मिला कि इस पूरे टेबल में हम देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसको कि सबसे ज्यादा एक तरीके से बेसिक एमिनिटीज की एक्सेस है, तो वो है सिख कम्युनिटी। इसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी सिख हैं उनमें से 91.3% सिखों के पास पक्का घर है, 96% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, और 49.3% सिख्स के पास टैप वाटर आता है। वहीं अगर हम उस कम्युनिटी की बात करें जिसके पास सबसे कम इन चीजों की एक्सेस है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो हम देख सकते हैं कि मुस्लिम्स के पास सबसे कम जो है एक्सेस है। अगर हम इनकी टॉप टू बॉटम की बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छी सिचुएशन हमें सिख्स की दिख रही है, उसके बाद हमें क्रिश्चियंस की जो सिचुएशन है वो अच्छी दिख रही है, उसके बाद हिंदूज, और उसके बाद मुस्लिम। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो मुस्लिम्स हैं उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले, राइट। दूसरी जो टेबल है वो है लिटरेसी रेट की। तो पूरे पॉपुलेशन में 74% ऐसे लोग हैं जो कि लिटरेट हैं, राइट। उसमें से 63 हिंदूज जो हैं वो लिटरेट हैं, जितने भी हिंदूज की पॉपुलेशन है उसमें से 63 हिंदू जो हैं वो लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब जिनको कि पढ़ना और लिखना आता है, राइट। जैसे एक होता है एजुकेटेड और एक होता है लिटरेट। तो एजुकेटेड का मतलब जब आपके पास कोई डिग्री हो, राइट, और लिटरेट का मतलब कि आपके पास कोई डिग्री वगैरह हो ना हो, आपको बस पढ़ना लिखना आता है, आप समझ सकते हो क्या लिखा है, सो दैट इज लिटरेट सिंपल भाषा में। तो हिंदूज जो है वो 63% हिंदूज लिटरेट हैं, मुस्लिम्स 57% जो मुस्लिम्स हैं वो लिटरेट हैं। क्रिश्चियंस जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनमें से 74% क्रिश्चियंस लिटरेट हैं, ऐसे ही 67% सिक्स, 71 बुद्धिस्ट और 86% जैन्स जो हैं वो लिटरेट हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन लिटरेसी के मामले में हमें दिख रहा है कि जो जैन कम्युनिटी है उनकी है, उसके बाद क्रिश्चियंस, उसके बाद जो है बुद्धिस्ट, उसके बाद सिक्स, उसके बाद हिंदूज और उसके बाद मुस्लिम्स। तो लिटरेसी के मामले में भी जो मुस्लिम्स हैं वो काफी पीछे हैं। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स, तो इसमें हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी सिचुएशन क्या है। तो जितने भी लोग आईएएस हैं उनमें से 3% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, जितने भी लोग आईपीएस हैं उसमें से 4% मुस्लिम्स हैं। इसी तरीके से 1.8% जो आईएफएस की पॉपुलेशन है उसमें से 1.8% मुस्लिम हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब कि ऐसी पीएसयूज, ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एक तरीके से ऐसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट संभाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही है, तो ऐसे कंपनीज में 3.3% लोग मुस्लिम हैं। स्टेट पीएसयूज मतलब ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, उनमें 10.8% मुस्लिम्स हैं, और बैंक एंड आरबीआई में 2.2% मुस्लिम्स हमें देखने मिलते हैं। तो मतलब कि बहुत अच्छी जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वो हमें देखने नहीं मिल रही है। अगेन तो हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी मुस्लिम्स की काफी अच्छी सिचुएशन हम नहीं कह सकते। Recognizing that Muslims in India were lagging behind in terms of various development indicators, the government set up a high-level committee in 2005. अब गवर्नमेंट को भी ये समझ आ रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो पीछे रह रहे हैं। तो इस चीज को समझते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी सेटअप की 2005 में। ये जो कमेटी है इसको चेयर किया था जस्टिस राजेंद्र सचर ने, और जो कमेटी है इसने सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस जो है उसको एग्जामिन किया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में उसका सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, राइट। द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, और उस रिपोर्ट से हमें अच्छे से समझ आता है, उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो कम्युनिटी है उसका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, इट इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड। It suggests that on a range of social, economic and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. So ये रिपोर्ट ये बताती है कि अगर हम सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स को देखें मुस्लिम कम्युनिटी के,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इन्हीं की तरह कुछ कुछ सिचुएशन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की भी देखने मिलती है कि जिस तरीके से सिचुएशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है, कुछ वैसे ही सिचुएशन मुस्लिम कम्युनिटी की भी हमें सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनल लेवल पे देखने मिल रही है. For example, according to the report, the average years of schooling for Muslim children between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. तो अगर हम जैसे एजुकेशन के लेवल पे बात करें तो जो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए, कि मतलब जो मुस्लिम बच्चे हैं 7 से लेके 16 साल की उम्र के, वो एवरेज कितने साल स्कूल जाते हैं, तो वो भी जो अमाउंट है, जो ईयर है, वो भी बहुत कम है दूसरे कम्युनिटीज के मुकाबले. इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम्स हैज अदर डायमेंशंस एज वेल. अब जिस तरीके से इकोनॉमिकली जहाँ पे बात आ जाए, आप इस तरीके से समझो कि फाइनेंशियली, पैसे के आर्थिक तौर पे जो मुस्लिम्स है वो पीछे हैं. सोशली मतलब कि सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, राइट. तो ये जो हम मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशली, इनके हम दूसरे डायमेंशंस भी देख सकते हैं, इनको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. लाइक अदर माइनॉरिटीज, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज मेन स्ट्रीम. अब जैसे कि हमने आदिवासीज के बारे में पढ़ा था कि उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर है, वो काफ़ी अलग है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से. इसी तरीके से मुस्लिम के जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, वो काफ़ी बार हमें देखने मिलता है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफ़ी अलग हैं. सम, नॉट ऑल मुस्लिम्स मे वियर अ बुर्का. जैसे कि सारे ही मुस्लिम नहीं, बट कुछ जो मुस्लिम हैं वो बुर्का पहन सकते हैं. स्पोर्ट अ लॉन्ग बियर्ड. कुछ मुस्लिम जो मेल हैं हो सकता है वो लंबी लंबी दाढ़ी रखें. वियर अ फेज. कुछ जो मुस्लिम है हो सकता है फेज पहने. फेज जो है एक रेड कलर की हैट होती है कुछ इस शेप में, राइट. और उसके यहाँ पे एक तरीके से ब्लैक फन्ना होता है. आप नेट पे सर्च करके थोड़ा सा देख सकते हो. तो वो एक तरीके से कैप होती है, हैट होती है. तो वो जो हैट है वो कुछ मुस्लिम्स पहनते हैं. एंड दिस बिकम्स वे टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स. और जब कोई बुर्का पहनेगा, कोई लॉन्ग बियर्ड रखेगा, कोई फेज पहनेगा, तो एक तरीके से जो लोग हैं वो पहचान जाएंगे कि ये मुस्लिम है. मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके बन जाएंगे ये चीजें. जैसे आपने भी नॉर्मली अगर आप मार्केट वगैरह में या कहीं पे भी बाहर हो, तो किसी ने बुर्का पहना हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि वो जो लेडी है वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है. तो इस तरीके से जो इस तरीके से कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उससे वो काफी डिस्टिंक्ट हो जाते हैं बाकी कम्युनिटीज से, और वो अलग से ही पता चलता है कि हाँ, ये जो पर्सन है वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का है. Because of this, they tend to be identified differently and some people think they are not like the rest of us. और इन सभी चीजों की वजह से कभी कभी क्या होता है कि उनको अलग माना जाता है. कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो हम सभी से अलग हैं. Often this becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये कह के, ये बहाना बना के कि ये लोग तो हमसे अलग हैं, इस चीज को बोलकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. Do you remember reading in your class 7th book about how the Ansaris were finding it difficult to rent a house? अब हमने क्लास 7th में इस तरीके से जो स्टोरी है वो समझी थी कि उसमें अंसारीज जो थे, मिस्टर एंड मिसेस अंसारीज, वो एक कमरा जो है रेंट पे लेना चाह रहे थे, बट कोई भी उन्हें कमरा रेंट पे नहीं दे रहा था. अलग अलग तरीके के बहाने बना रहे थे, और रीजन एक्चुअली यही था कि क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे, इसीलिए कोई उन्हें कमरा रेंट पे नहीं देना चाह रहा था. तो इस तरीके से सोसाइटी में लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना है वो करना पड़ता है. द सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेस हैज led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. अब इस तरीके से जब सोशल मार्जिनलाइजेशन मुस्लिम्स का होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये जो लोग हैं वो अपने जहाँ पे वो पहले रह रहे थे वहां से छोड़ छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट करने लग जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, गेटोइजेशन होता है. गेटोइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं घेटो क्या होता है. घेटो कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं. जैसे कि ये एक जगह है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा घेटो है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है. तो ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उसे हम घेटो कहेंगे. इसी तरीके से कोई और जगह है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक हिंदू घेटो है, राइट. तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लगते हैं, वो प्रोसेस जिसकी वजह से घेटो बनते हैं, उसको हम घेटोइजेशन कहते हैं, राइट. Sometimes this prejudice lead to hatred and violence. और कभी कभी जब इस तरीके की सिचुएशन देखने मिलती है, कुछ लोग मुस्लिम्स को अपने से अलग समझने लगते हैं, तो उसकी वजह से हेट्रेड मतलब नफरत की भावना लोगों में आने लगती है, और कभी कभी हमें हिंसा भी देखने मिलती है.
तो यहाँ पे एक छोटा सा जो बॉक्स है वो दिया हुआ है, इसमें किसी का एक्सपीरियंस जो है NA फारूकी, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। आई लिव इन अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड है। देखो मुस्लिम डोमिनेटेड मतलब इस एरिया में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। Some days back during Ramzan there was some disturbance that started taking a communal outlook। तो कुछ दिन पहले रमजान का जो वक्त था, रमजान के मौके पे क्या देखने मिला कि थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई, थोड़ी हलचल जो है वो होने लगी सोसाइटी में। एक तरीके से कुछ हंगामा होने लगा और धीरे धीरे करके वो जो हंगामा है वो कम्युनल आउटलुक तरीके से लेने लग गया। कम्युनल आउटलुक मतलब एक तरीके से कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज जो है उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। माई ब्रदर एंड आई had gone for an iftar party in the neighborhood and were dressed in traditional clothes, that is sherwani and salwar kameez respectively। तो जो एनी ए फारूकी हैं वो बताती हैं कि मैं और मेरा जो भाई है वो इफ्तार पार्टी के लिए गए हुए थे पास में ही, और हमने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस मतलब कि शेरवानी, उनके भाई ने शेरवानी और उन्होंने सलवार कमीज पहनी हुई थी। बट जैसे ही वो घर लौटती हैं तो उनकी मम्मी उनको और उनके भाई को बोलती हैं कि जल्दी से अपने ये जो कपड़े हैं वो चेंज करके जीन्स और टी शर्ट पहन लो। Now, when everything is fine, I wonder what was the reason that we were asked to change our clothes and why I didn't find it odd। तो वो बोलती हैं कि अब जब सब शांत है, अभी कोई कम्युनल आउटलुक मतलब कोई दंगे वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि किस लिए हमको कपड़े चेंज करने के लिए बोले गए, और किस लिए जब हमें कपड़े चेंज करने के लिए बोला तो मुझे अजीब भी नहीं लगा। Were our clothes giving away our identity, and is that identity linked to all kinds of fears and discrimination? क्या उन कपड़ों की वजह से हमारी आइडेंटिटी एक तरीके से पता चलती थी, और क्या ये जो कपड़े हैं वो सभी तरीके का डर और डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े हुए हैं? क्या इन कपड़ों के कारण हमको एक तरीके से लोग हमें परेशान करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं? तो हमें इससे क्या पता चलता है कि दो कम्युनिटीज, एक मुस्लिम होगी और एक दूसरी कम्युनिटी होगी, तो जिसके बीच में एक तरीके से दंगे भड़क गए। अब जब इन बच्चों ने सलवार कमीज और शेरवानी पहनी हुई थी तो दूसरी कम्युनिटी को अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये बच्चे मुस्लिम हैं, और हो सकता है कि वो उनको मुस्लिम समझ के कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए जैसे ही बच्चे घर लौटे, मम्मी ने बोला कि तुम अपने कपड़े जो है चेंज करके नॉर्मल कपड़े पहन लो, जींस टी शर्ट पहन लो, ताकि किसी को ये ना पता चले कि तुम मुस्लिम हो। तो मतलब कि इस तरीके से जो कुछ कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो लोगों की आइडेंटिटी बन जाते हैं, और इस वजह से लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। In the above section of this chapter, we saw how in this case, in the case of Muslim community, there is a link between economic and social marginalization। अब हमने पूरा जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उसे समझा कि किस तरीके से उनकी सिचुएशन है, किस तरीके से जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। देखो अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो पढ़ लिख नहीं पाएगा, अच्छे जो घर है, अच्छा खाना है वो नहीं खा पाएगा, अच्छी जॉब नहीं कर रहा है वो, तो उस वजह से क्या होगा, उसकी सिचुएशन खराब हो जाएगी। और अगर उसकी सिचुएशन फाइनेंशियली खराब होगी तो हो सकता है सोसाइटी में भी लोग उसे और ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट करें, उसे परेशान करें। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अर्लियर इन दिस चैप्टर यू रेड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासीज। हमने शुरुआत में जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने समझा कि आदिवासीज की सिचुएशन क्या है। इन योर क्लास 7 बुक यू रेड अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। हमने क्लास 7 की बुक में विमेन के स्टेटस के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में विमेन का क्या स्टेटस है, किस तरीके से जो औरतें हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। The experiences of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategies, measures and safeguards to redress this situation। अब इन सभी एक्सपीरियंस को समझते हुए, पढ़ते हुए हमें क्या समझ आता है कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, मतलब कि कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनलाइजेशन, ये बहुत ही उलझा हुआ फिनोमेना है, और इस चीज से निजात पाने के लिए, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, मेजर्स और सेफगार्ड जरूरी हैं ताकि इनकी सिचुएशन को हम बेटर कर पाएं। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and laws and policies framed to realize these rights। अब हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, जितने भी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, इन सभी लॉज को, पॉलिसीज को, राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार और जिम्मेदारी हम सबकी है। Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all। अब अगर इन सभी राइट्स को, इन सभी लॉज को, पॉलिसीज को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लॉज एंड पॉलिसीज को सही से फॉलो नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसकी डाइवर्सिटी कभी बच नहीं पाएगी।
हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, बट अगर इसी तरीके से कम्युनिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, मार्जिनलाइजेशन होता रहेगा, तो जो हम डाइवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं वो बच नहीं पाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी जो है वो ऊपर सारी चीजों के फायदे उठा पाएगी, और जो माइनॉरिटीज हैं वो कहीं पीछे छूट जाएंगी और उनका अस्तित्व जो है हो सकता है धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। तो इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, जो कि हमारे कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक यूनिक फीचर है डाइवर्सिटी, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम इन सभी राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, लॉज को, पॉलिसीज को बचाएं, उनको फॉलो करें। और अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो जो हमारी स्टेट कहती है कि सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज भी कभी सच नहीं हो पाएगी। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन होती है। हमने दो कम्युनिटीज का एग्जाम्पल लिया, आदिवासीज एंड मुस्लिम्स, जिनके माध्यम से हमने समझा कि किस तरीके से सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन होता है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या समझा उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। हमने इस चैप्टर में समझा कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होना मतलब क्या होता है। कब हम कहते हैं कि कोई कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है, राइट? जब उसको बेसिक एक तरीके से नेसेसिटीज हैं उसकी पूरी नहीं हो रही हैं, जब सोसाइटी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं। जैसे मेन लोग ये हैं, पूरी सोसाइटी ये डोमिनेट कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग जो हैं वो ये हैं। अब ये जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इनको परेशान करते हैं, इनको अपने से अलग रखते हैं, इनको अलग समझते हैं, तो वो हो गया मार्जिनलाइजेशन। इसको आप जो शुरू वाली वीडियोस हैं उनमें और अच्छे से समझ सकते हो। वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो हमने ये जो मार्जिनलाइजेशन का सिस्टम है इसको दो कम्युनिटीज के एग्जांपल से समझा। देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनलाइज्ड। अब जितने भी कम्युनिटीज के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ किसी एक ही कारण की वजह से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। किसी कम्युनिटी के साथ किसी कारण की वजह से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, किसी और कम्युनिटी के साथ किसी दूसरे कारण की वजह से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। ईच एक्सपीरियंसेस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज। सभी जो कम्युनिटीज हैं वो अलग अलग तरीके से मार्जिनलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर रही हैं। मतलब कि जिन कम्युनिटीज के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है सबके साथ अलग अलग तरीके से हो रहा है। We have also seen that marginalization is linked to experiencing disadvantage, prejudice and powerlessness. हमने ये भी समझा कि जो marginalization है वो किस तरीके से disadvantage को experience करने से related है। मतलब कि अगर किसी community के साथ marginalization हो रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ों के फायदे नहीं मिलेंगे, उसे बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस नहीं मिलेगी। प्रेजुडिस, लोग उनके बारे में पहले से ही अपने दिमाग में ओपिनियन बना लेंगे कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। पावरलेसनेस, कि उनके पास जो है पावर नहीं रहेगी, वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। In India, there are several more marginalized communities like Dalits, of whom you will read in more in the next chapter. अब जैसे कि हमने बात की आदिवासीज एंड मुस्लिम्स की, तो ऐसी बात नहीं है कि तो सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं एंड आदिवासीज हैं उन्हीं के साथ मार्जिनलाइजेशन होता है। इंडिया में बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, जैसे कि दलित्स हो गए, और जैसे हमने वुमेन की बात की, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, और दलित्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। Marginalization results in having a low social status and not having equal access to education and other resources. मार्जिनलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जिस कम्युनिटी के साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उसका जो सोशल स्टेटस है वो लो रहता है, कि सोसाइटी में लोग उसे नीचे समझते हैं, अपने से कम समझते हैं। उनके पास एजुकेशन और दूसरे रिसोर्सेज की इक्वल एक्सेस नहीं होती। वो दूसरे लोगों जितना पढ़ लिख नहीं पाते, दूसरे लोगों को जितना रिसोर्सेज की एक्सेस मिल रही है उनको, जैसे कि पानी की एक्सेस हो गई, बिजली, पानी, घर, इन सब की एक्सेस जो है वो सही से नहीं हो पाती। Yet the lives of marginalized people can and do change. बट ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम ये जरूर कह सकते हैं कि फिर भी जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनकी सिचुएशन चेंज हो सकती है और हो भी रही है। Thus, no one is marginalized all the time in exactly the same way. तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी जो कम्युनिटीज हैं वो एक साथ मार्जिनलाइजेशन को फेस करें और एक ही तरीके से करें। If we go back to the two examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance. अगर हम दोनों ही एग्जाम्पल्स की बात करें, आदिवासीज एंड मुस्लिम्स की, तो हमें समझ आएगा कि इन्होंने मतलब
पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस की है इस मार्जिनलाइजेशन को लेकर। उन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने राइट्स पाने के लिए, राइट। Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities. जो marginalized communities हैं वो ये चाहती हैं कि उनका जो कल्चर है, उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है, मतलब अलग कल्चर है, स्पेशल उनके ट्रेडिशंस, कल्चर्स, रिचुअल्स, जो भी वो चीजें फॉलो करते हैं वो चीज भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि उनके कस्टम्स, उनके प्रैक्टिसेस उनसे छीन लिए जाएं, उनको रोका जाए वो करने से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो उनका अपना कल्चर है वो भी बना रहे, साथ ही साथ उनको उनके राइट्स, डेवलपमेंट्स और उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी मिले। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ डिफरेंट ग्रुप्स हैव कन्फ्रंटेड मार्जिनलाइजेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स ने मार्जिनलाइजेशन का किस तरीके से सामना किया, किस तरीके से वो मार्जिनलाइजेशन से बाहर आए और उसको खत्म करने की कोशिश की। अब हमने राजेंद्र सचर कमेटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो जस्टिस राजेंद्र सचर वाली कमेटी है उसमें उन्होंने मुस्लिम्स की जो सोशल, एजुकेशनल एंड जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर पूरा एक तरीके से रिपोर्ट निकाली और बहुत सारी चीजें उन्होंने सजेस्ट की। अब ये जो सचर कम्युनिटी है इसने कुछ जो मिथ हैं उनको भी एक तरीके से क्लियर किया है कि बहुत सारे लोगों के मन में मुस्लिम्स को लेकर कुछ भ्रम रहते हैं, कुछ मिथ्स रहती हैं, तो उनको क्लियर करने का काम जो है वो भी सचर कमेटी ने किया है। जैसे कि सचर कमेटी रिपोर्ट आल्सो डिबंक्ड अदर प्रेवलेंट मिथ्स अबाउट मुस्लिम्स। इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट द मुस्लिम प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू मदरसास। अब नॉर्मली लोग क्या मानते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने बच्चों को मदरसा जो भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि स्कूल के बजाय वो मदरसा ज्यादा भेजना पसंद करते हैं। मदरसा मतलब कि एक ऐसा आप समझ सकते हो कि जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज का जो स्कूल है, राइट, जहाँ पे उनके जो मुस्लिम बुक्स वगैरह हैं, उनके धर्म से रिलेटेड जो बुक वगैरह है वो उनको पढ़ाई जाती है, ऐसा, राइट। तो लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम ज्यादातर अपने बच्चों को मदरसा भेजना पसंद करते हैं। द फिगर शोज दैट ओनली 4% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन आर इन मदरसास whereas 66% अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड 30% प्राइवेट स्कूल्स। अब सचर कमेटी ने जो रिपोर्ट निकाली उसमें क्या पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 4% ही ऐसे मुस्लिम बच्चे हैं जो कि मदरसा जाते हैं और 66% बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं और 30% मुस्लिम ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। इसका मतलब लोग जो ये मान्यता रखते हैं, जो ये मिथ है लोगों के मन में कि मुस्लिम्स अपने बच्चों को मदरसा भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, वो गलत है, राइट। तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स अपने बच्चों को, ज्यादातर मुस्लिम्स अपने बच्चों को स्कूल ही भेजना पसंद करते हैं। तो सोसाइटी में इस तरीके से एक दूसरे को लेकर, एक दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनको लेकर काफी इस तरीके से जो मिथ्स हैं वो बन जाती हैं और लोग इन बेसिस पे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, वायलेंस जो है वो होने लगता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दीज मिथ्स so that people can understand each other's community. So with this we have come to the end of our chapter number 7 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.